हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह वेलकम करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में, जहां पर मिलता है आपको फ्री एजुकेशन फ्रॉम क्लास 7 टू 12th। मतलब यहां पे कुछ चैप्टर्स देखने के बाद आपको किसी भी तरीके का कोई सा भी सब्सक्रिप्शन, कोई पैकेज लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं क्वालिटी कंटेंट एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जैसा कि हम मिला करते हैं हमारे फिजिक्स सब्जेक्ट के साथ, और हम साथ मिलकर के अब डिस्कस करेंगे हमारे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को। मतलब चैप्टर नंबर 4 जो हमारा समतल में गति है, उसके एनसीईआरटी एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। चूंकि ये पूरा चैप्टर हम देख चुके हैं, समझ चुके हैं, तो भाई इस चैप्टर के अंदर जो कुछ भी हमने पढ़ा उनका इंप्लीमेंटेशन, उसको किस तरीके से अप्लाई करेंगे, उसकी अंडरस्टैंडिंग कैसे बनेगी, एंड वो कॉन्सेप्ट जो हमने सीखा था वो बिल्कुल सही सीखा था या नहीं सीखा था, ये अगर चाहते हैं आप वेरीफाई करना, तो भैया एक ही तरीका है, वो है एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चंस करने की। एक और इंपॉर्टेंट चीज भाई, जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चंस होती है वो लगभग सभी वेराइटीज कवर करती हैं। वेराइटीज कहने का मतलब कि सभी कॉन्सेप्ट्स को जरूर हिट करती है। मतलब अगर आप चाहते हैं कि आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रांगली बूस्ट हो जाए, बिल्ड हो, और वो कॉन्सेप्ट्स ऐसे हो जाए कि जिनके ऊपर हमें भरोसा हो जाए कि नहीं यार जो हमने सीखा था वो बिल्कुल परफेक्ट सीखा है, तो ये जो सेगमेंट है, जो एनसीईआरटी सॉल्यूशंस का जो सेगमेंट है, ये बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। आई होप कि चैप्टर्स खत्म होने के बाद आपने ट्राई जरूर किए होंगे उन क्वेश्चंस को, बट स्टिल अगर कहीं पे कुछ भी दिक्कत परेशानी रह गई होगी, तो मैं अब चल रहा हूं शुरू करने एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के पार्ट फर्स्ट में। स्टार्टिंग के 13 क्वेश्चंस को टुकड़ों में कर लेते हैं ना, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इसमें, टुकड़ों में कर लेते हैं ताकि आपके ऊपर एक साथ बर्डन ना आए और आप इसको इजीली, आराम से, इजी वे में समझ सके। तो चले भैया स्टार्ट करें क्या इस सेशन को, क्योंकि जब मैंने कह दिया कि ये वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस कवर करता है, तो इसका मतलब हो जाता है कि आपके स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, साथ ही साथ आपके जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, मतलब आप जेईई एस्पिरेंट हो या नीट एस्पिरेंट हो, दोनों ही सेगमेंट्स में ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इसका मतलब होता है वो कॉन्सेप्ट हिट करते हैं, कॉन्सेप्ट्स पे पकड़ मजबूत यहीं से होनी। शुरू करते हैं, चलिए फटाफट से फर्स्ट क्वेश्चन को हम लेते हैं जरा, एंड देखते हैं क्या कह रहा है। तो पहला क्वेश्चन तो बड़ा ही सिंपल सा, बहुत बहुत ही ज्यादा सिंपल सा भाई। अब तक तो आपको समझ में भी आ गया होगा जब आपने ट्राई किया होगा तब, कि भैया ये बहुत सिंपल है। क्या पूछ रहे हैं इसमें, बच्चा ही क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित भौतिक राशियों में से बतलाइए कि कौन सी सदिश है और कौन सी अदिश। अब भाई अब ऐसे समय आ गई कि भैया इतना बड़ा सा चैप्टर, इतने बेहतर तरीके से चैप्टर कवर अप करने के बाद हम क्या काम करें भाई, हम ये काम करने चले क्या कि सदिश कौन है और अदिश कौन है, इसमें भी दिमाग लगाएंगे क्या। तो आप कहोगे नहीं सर, बहुत ही इंपॉर्टेंट था जिसको हमने समझा, अब ये बहुत ही ईजी हो गया। भाई जब पढ़ेंगे तो ईजी तो होगा ही ना यार। ईजी क्या होता है, जब पढ़ा हुआ हो, समझ में आया हो, तो वो ईजी हो गया। तो ये हो गया ईजी। कैसे, देखिए आयतन है, द्रव्यमान है, चाल है, त्वरण है, घनत्व है, मोल संख्या, वेग है, कोणीय आवृत्ति है, विस्थापन है, कोणीय वेग है, इन सभी की बात कर रहे हैं। इसमें से अदिश और सदिश को छांटना है। तो भैया सीधी बात मैं आपसे कह लूं तो मुझे ये बात पता है कि सदिश का मतलब क्या होता है और अदिश का मतलब क्या होता है। अच्छा थोड़ा और एक स्टेप पहले चलूं तो मैं तो कहता हूं राशियां ही क्या होती है। तो राशियों की अगर हम बात करते हैं तो कितनी राशियां, कैसी राशियां होती है। तो कोई भी राशि का मतलब होता है जो कि कंसीडर करती हो एक संख्यात्मक मान को, और उसके साथ में क्या आता हो भैया, एक उसके साथ में आती हो इकाई, संख्यात्मक मान अलोंग विद द यूनिट। एक मैग्नीट्यूड होगा, एक नंबर होगा, और उसके साथ में यूनिट होगी। अब ये इकाइयां दो तरीके से हो सकती है, एक जिनमें दिशा हो और एक जिसमें दिशा ना हो। तो मतलब सिर्फ और सिर्फ संख्यात्मक मान, सिर्फ और सिर्फ संख्यात्मक मान, तो इसको कहूंगा मैं अदिश, बिना दिशा के। और सदिश का मतलब हो जाता है दिशा सहित। एक बात तो सही है, राशि है तो संख्यात्मक मान और यूनिट तो होगा ही, लेकिन ये इसको मैं कह सकता हूं कि इसमें सिर्फ और सिर्फ संख्यात्मक मान आ रहा है, अर्थात मैं कह सकता हूं दिशा रहित।
इसमें दिशा नहीं होती और इसमें दिशा होती। दोनों में संख्यात्मक मान और जो इकाई है वो तो होगी होगी। मतलब ऐसा कह लूं कि सदिश उन राशियों को कहेंगे जिसमें मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन हो, अदिश उनको कहेंगे जिनमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन का कोई रोल नहीं। चलिए छांटते। आयतन की अगर मैं बात करता हूं, आयतन में भाई कोई दिशा की कोई इंपॉर्टेंस होती है क्या? ऑब्वियसली नॉट। आयतन क्या होता है भाई? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। इसमें डायरेक्शन की, इसमें दिशा की कोई लेन देन नहीं है, इसलिए यह अदिश राशि होगी। द्रव्यमान भाई मास, उसको क्या फर्क पड़ता है कि वो किस डायरेक्शन में? कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। द्रव्यमान एक बेसिक क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसको कोई मतलब नहीं है डायरेक्शन से, मतलब द्रव्यमान भी आ गया अदिश में। अगला चाल को भी अदिश में रखूंगा। क्यों रखूंगा? क्योंकि चाल बराबर होता भैया दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा में समय। एंड वी नो वेरी वेल दैट इज दूरी, डिस्टेंस जो होता है ये एक अदिश राशि है। ये कैसी राशि है? अदिश। और ये भी कैसी राशि है? अदिश। तो ये सीधी सिंपल सी बात है, ये क्या हो गया? चाल भी अदिश हो गया। जबकि इसी की जगह पे अगर वेग होता तो वेग क्या होता भाई? वेग होता विस्थापन बटा में समय। और मुझे इसमें एक और बात पता है कि जब इसको मैंने विस्थापन बटा में समय लिखा है तो विस्थापन खुद कौन है? तो ये है दूरी दिशा सहित। दूरी कैसी? दिशा सहित। अगर डायरेक्शन के साथ में दूरी आ गई, ठीक है ना, तो उसी को कहते हैं विस्थापन बटा में समय। तो भैया दिशा इंट्रोड्यूस कर दिया ना आपने, तो ये हो गया भैया वेक्टर, ये हो गया आपका सदिश, और ये है आपका स्केलर। भाई समय जो है ये अदिश ही होता है, ये हमेशा के लिए स्केलर ही है, और ये कैसा भाई? सदिश है। सिंपल। तो वेग कैसा हो जाएगा? ये सदिश हो जाएगा। और चाल कैसा हो जाएगा? अदिश हो जाएगा। इसके लिए एक तरकीब भी सिखाई थी। स्केलर को लिखते हैं ऐसा, इसमें कोई दिशा का ज्ञान नहीं हो पा रहा, ऐसा जिगजैग चल रहा है, यह स्केलर। अदिश में कोई दिशा का ज्ञान नहीं हो पा रहा। सदिश वेक्टर वी से लिखते हैं, ऐसा देखिए सदिश। इसमें एक ही पॉइंट से, एक इधर गया एक इधर, वी कभी भी बनाएंगे तो दो लाइनें बनती है बिल्कुल परफेक्ट। तो इसको कह सकता हूं कि ये हो गया मेरा क्या भाई? ये हो गया सदिश। तो सदिश में, ठीक है ना, सदिश में क्या देखने को मिलेगा? सदिश में मुझे दिशा मिलेगी, अदिश में नहीं मिलेगी। आगे बढ़ता हूं मैं, घनत्व की बात करता हूं। घनत्व क्या होता भाई? घनत्व, तो घनत्व बराबर मुझे पता है द्रव्यमान बटा में आयतन। अब द्रव्यमान चूंकि आपको यहां दिख ही चुका है कि ये अदिश है, आयतन भी अदिश है, तो घनत्व को भी अदिश होना पड़ेगा। सेम है मोल संख्या। मोल संख्या का मतलब क्या है भाई? तो पदार्थ की मात्रा है ये अल्टीमेटली। पदार्थ की मात्रा को भी डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, ये भी यहीं आएगा। कोणीय आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है भाई? नॉर्मली मैं आवृत्ति की बात कर लेता हूं। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? तो 1 समय अंतराल। ये क्या होती है? 1 समय अंतराल। ये कंफ्यूज करने के लिए कोणीय करके देते हैं तो हमें लगता है अच्छा कोण वोण आ रहा, मतलब एंगल्स आएंगे। अरे भैया नहीं, आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 टाइम पीरियड। और ये समय अंतराल कैसा है? ये अदिश है। जब ये अदिश है तो ये राशि किसी अदिश पे निर्भर कर रही है, तो ये राशि भी तो अदिश ही होगी ना, खत्म हो जाती बात। एट द सेम वे अब थोड़ी आगे बढ़ा जाए तो विस्थापन और कोणीय वेग की अगर बात करें, अच्छा त्वरण बीच में बच गया था क्या? त्वरण की अगर बात करें तो देखिए त्वरण जो है सदिश है, वेग सदिश है। अगर यहां पे विस्थापन की बात करेंगे ये भी सदिश है, कोणीय वेग की बात करेंगे ये भी सदिश है, ये सब सदिश है। वेग मैं आपको भी सिखा चुका कि विस्थापन बटा समय होता है। विस्थापन क्या होता है भाई? तो एकांक दिशा में, यूनिट डायरेक्शन में, किसी एक पर्टिकुलर दिशा में अगर चल के जा रहे हो तो उसी को हम कहते हैं क्या? उसको ही कहते हैं हम विस्थापन। मतलब दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को कहते हैं विस्थापन। विस्थापन एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है अलोंग विद द डायरेक्शन। चलिए, कोई दिक्कत परेशानी आई थिंक इस फर्स्ट क्वेश्चन में तो नहीं आनी चाहिए, बहुत ही सिंपल सा था, बहुत ही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ता हूं, क्वेश्चन नंबर 2। अब चूंकि भैया एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है तो करना तो पड़ेगा ही, और सिंपल मैं बार बार बोल ही रहा हूं, सिंपल उन्हीं के लिए ना जिनको कॉन्सेप्ट आता है। चलिए, निम्नांकित सूची में से 2 अदिश राशियों को छाटिए। भाई तूने सारे दे दिए, इसमें से 2 अदिश को छाटना है। तो मैं थोड़ी बहुत बात करूं, बल की बात करता हूं। बल होता है द्रव्यमान
इंटू त्वरण। और त्वरण कैसी राशि है भाई? एक सदिश राशि। बल की बात करते हो, द्रव्यमान इंटू त्वरण, तो ये कैसी राशि है? एक सदिश राशि है, ठीक है ना। द्रव्यमान इंटू त्वरण। अब भैया त्वरण सदिश हो गया, ये सदिश हो गया, तो ये भी सदिश हो गया। कोणीय संवेग की अगर मैं बात करूं तो कोणीय संवेग नॉर्मली क्या हो जाएगा? द्रव्यमान इंटू कोणीय वेग। अब भैया देखो, ये कोणीय वेग जो है ये कैसी सदिश है, तो ये भी सदिश हो गया। अब बात में कर लेते हो कार्य की। किसकी? कार्य की। तो कार्य क्या होता है भैया? तो ये होता है कार्य बल इंटू विस्थापन। मजेदार कहानी है यहां पे। ये होता क्या है? बल इंटू विस्थापन। आप बोलोगे अच्छा, आप तो तब से यही तो कह रहे थे सदिश सदिश होगा, तो सदिश होगा तो ये भी सदिश हो जाएगा। तो ये तो दोनों सदिश है, बल भी सदिश है और विस्थापन भी सदिश है। तो कार्य अदिश है क्या? नहीं, कार्य भी सदिश है, ऐसा नहीं भैया, कार्य अदिश है। क्योंकि कार्य जो W जो लिखते हैं वो क्या लिखते थे? F वेक्टर डॉट S वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट कब आता है और क्रॉस प्रोडक्ट कब आता है भाई? तो इसके लिए हमने समझा कि दो सदिशों का जो गुणनफल होता है वो दो तरीके से हो सकता है। एक हो सकता है अदिश, नेम्ड एज डॉट प्रोडक्ट। क्या कहते हैं? डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। जैसे यहां पर है F इज इक्वल्स टू F वेक्टर डॉट S वेक्टर। ऐसे ही एक आता है दो सदिशों का सदिश गुणनफल, क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं इसको। जैसे यहां पर मैं बात कर रहा हूं कि दो वेक्टर्स आपको मिल रहे हैं, वैसे यहां पर भी अगर आपको दो वेक्टर्स मिलते हैं, जैसे A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, तो इसको क्या लिखते हैं? इसको लिखते हैं A वेक्टर B वेक्टर साइन थीटा एन कैप, ए बी साइन थीटा एन कैप, ऐसा चलता है। तो ये दो सदिशों का गुणनफल जो है वो सदिश भी हो सकता है, अदिश भी हो सकता है, तो फर्क नहीं पड़ता। ये दोनों सदिश थे तो रिजल्टेंट सदिश है। लेकिन अगर मैं ऐसी बात करना चाह रहा हूं आपसे कि एक अदिश का सदिश के साथ में गुणनफल, अदिश का, है ना, सदिश के साथ गुणनफल, ध्यान रखिएगा इसमें अंतर है। मैं ऐसा कहता हूं कि अगर मेरे पास में m एक अदिश राशि है, इसमें अगर मैं गुणा करना चाहता हूं r वेक्टर का, तो ये नॉर्मली mr वेक्टर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं इसी तरीके से यहां पर बात करना चाहता हूं, ठीक है, बल का, ठीक, बल को, तो फोर्स इज इक्वल्स टू m इंटू a वेक्टर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। ये f एक वेक्टर है, मतलब एक सदिश में अदिश का गुणा करेंगे तो रिजल्टेंट हमेशा कैसा रहने वाला? सदिश ही रहेगा। रिजल्टेंट हमेशा कैसा रहेगा? सदिश ही रहेगा। अर्थात यह समझ में आया कि बल में भले एक सदिश है और दूसरा अदिश है तो रिजल्ट सदिश रहा, लेकिन दोनों सदिश हो गए तो रिजल्ट अदिश भी हो सकता है, सदिश भी हो सकता है। तो कार्य इसी में से आया भाई। तो एक तो मुझे मिल गया कौन? कार्य, ये एक मिल चुका है। अगला धारा। धारा भी भाई, धारा में भी डायरेक्शन की कोई लेन देन नहीं है, ठीक है ना। आगे बात करते हैं रैखिक संवेग, P इक्वल्स टू नॉर्मली mv, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है भाई। विद्युत क्षेत्र की बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करें, जैसे E से डिनोट करते हैं इसको, ठीक है, ठीक, ये भी होता है भैया KQ अपॉन में R स्क्वायर, ये भी कैसी है? वेक्टर क्वांटिटी है। आगे अगर हम बात करेंगे विद्युत क्षेत्र की, ठीक है, सॉरी विद्युत क्षेत्र कर ही लिया, औसत वेग की, तो भैया जो वेग खुद वेक्टर है तो औसत वेग भी होगा। चुंबकीय आघूर्ण की, आघूर्ण जो होता है भैया टॉर्क, टाउ से निर्देशित करते हैं, ये भी कैसा होता है? तो P वेक्टर क्रॉस, ठीक है, B वेक्टर साइन थीटा एन कैप, या इलेक्ट्रिसिटी में लिखते हैं तो PE कॉस थीटा लिखते हैं, ठीक है। यहां पर इसी तरीके से आपेक्षिक वेग की बात करेंगे तो भैया आपेक्षिक वेग भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। वेग आ गया ना तो वेक्टर क्वांटिटी होगा। स्केलर दो छांटने थे, दो स्केलर मिल चुके हैं, कौन? कार्य और धारा। आंसर विल बी कार्य एंड धारा। कार्य थोड़ा सा समझना जरूरी है भाई कि कार्य के जो दो फैक्टर्स थे जिसके ऊपर वो निर्भर करता है वो दोनों वेक्टर है, फिर भी जो कार्य है वो कैसा? अदिश है। जबकि धारा की बात करते हैं, जैसे विद्युत धारा की, चलो बात करते हैं, सिर्फ धारा लिखा, विद्युत धारा की बात करते हैं। विद्युत धारा, विद्युत धारा होता है भैया आवेश बटा में समय, आवेश प्रवाह की दर को ही कहते हैं विद्युत धारा।
और ये पिछली क्लास में है ना, क्लास 10th में आप इसको पढ़ के भी आ रहे हैं कि आवेश जो है ये क्वांटाइजेशन लॉ को फॉलो करता है। आवेश एडिटिव इन नेचर होता है, मतलब आवेशों को नॉर्मली आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, जोड़ या घटाव कर सकते हो नॉर्मली आवेशों को। तो जब किसी का भी नॉर्मल जोड़ या घटाव होता है तो अधीश होता है, यानी ये भी कैसा, ये अधीश है। और समय का तो आपको पता ही भैया, समय किसी के ऊपर निर्भर नहीं करता, वो दिशा ही क्यों ना हो। ये दोनों अधीश है तो विद्युत धारा भी तो अधीश होगा, ठीक है। दो अधीशों के डिवीजन से बना है। जबकि कार्य की बात किया था तो मैंने क्या बताया था, मैंने कहा था बल इंटू विस्थापन। ये जो बना है ये दो वेक्टर्स के प्रोडक्ट से बना है, ठीक है। ये दो वेक्टर्स के प्रोडक्ट से बना है क्या, एक स्केलर, और यहां पर दो स्केलर के डिवीजन से बना है तो वह स्केलर होगा। भाई जब स्केलर है तो रिजल्टेंट विल बी स्केलर, उसमें डिफरेंस दिक्कत बात नहीं है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 पे। निम्नलिखित सूची में से एकमात्र सदिश को निकालिए, सिंगल सदिश को निकालना है। देखिए टेम्परेचर, डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं। दाब, क्या होता है भाई दाब, तो दाब आपको पता है कि ये होता है फोर्स अपॉन एरिया। वैसे हमारे पास क्या है, आवेग। इसको अगर हम बात करें तो भैया आवेग जो है इसको तो डायरेक्शन से लेना देना है ना। आवेग जो है इसको डायरेक्शन से लेना देना है। समय नहीं है, शक्ति नहीं है, पूरी पथ की लंबाई को नहीं होता, शॉर्टेस्ट पथ होता, छोटा सा पथ होता, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी होती तो विस्थापन होता। पूरी पथ की लंबाई का मतलब क्या होता है, ये दूरी है। ऊर्जा, गुरुत्वीय विभव, घर्षण गुणांक, आवेश, ये सब के सब जो है स्केलर है। अकेला जो आवेग है यही वेक्टर क्वांटिटी, बाकी सब स्केलर है भाई, है ना। एनर्जी की बात करते हैं, कोई सी भी एनर्जी की बात कर लीजिए। एनर्जी क्या होता है, कार्य करने की क्षमता, और कार्य खुद जब स्केलर है तो एनर्जी भी तो स्केलर होगी। यह है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी एक तरीके से कह लो तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कह लो, चलो, तो वो भी एक तरीके से स्केलर है, यानी सभी स्केलर है। अकेला जो आवेग है यही एक यहां पर वेक्टर क्वांटिटी है, चलेगा ना। चलिए, तो भाई ये सूची में से छांटना बड़ा ही आसान सा काम था, छांट लिया अपन ने। बढ़ता हूं मैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। यहां कुछ बात करी जानी है। क्या है भाई, तो कह रहे कारण सहित बताइए कि अधीश तथा सदिश राशियों के साथ क्या निम्नलिखित बीजगणितीय संक्रियाएं अर्थपूर्ण है। मतलब जो ये कुछ कहा जा रहा है ये क्या कंडीशंस सही है, क्या ऐसा होगा, और अगर होगा तो क्यों, नहीं होगा तो क्यों, ये दोनों ही बातें हम बताते हुए चलेंगे। कह रहे दो अदिशों का जोड़ना, दो अदिश है और उन दोनों को आपको क्या करना है, जोड़ना है, ठीक है। तो क्या दो अदिशों को आप जोड़ सकते हैं? मेरा हिसाब किताब तो कहता है कि भैया दो अदिशों को सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन में जोड़ सकते हैं, जब वो दोनों एक ही समान राशियों को निरूपित कर रही हो, मतलब दोनों की मात्रक जो है वो समान हो। समझिए, मैं ऐसा कहता हूं 5 मीटर और 3 सेंटीमीटर क्या जोड़ दूं? करने को तो ये लंबाई को ही निरूपित करिए, जोड़ दूं। और होने को ये दोनों को मैं कह देता हूं ये दोनों दूरी है, मतलब ये दोनों स्केलर क्वांटिटी यानी अदिश है, तो जोड़ करके 8 लिख दूं क्या? तो आप कहेंगे नहीं, ये यूनिट सही नहीं है। तो मतलब पहला जो आंसर कहा जा रहा है कि दो राशियों को जोड़ना, मैं तो कहूंगा कि नहीं भैया, ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है कब? जब ये दोनों राशियां समान है ना, एक ही विमा में रखी गई हो तब, ठीक, या कहूं समान यूनिट में रखी गई हो, जिनका मात्रक समान हो, तभी जोड़ सकते हैं, अदरवाइज नहीं। एक ही विमाओं के एक सदिश व एक अदिश को जोड़ सकते हैं क्या? आई थिंक ये भी नहीं होगा, है ना। एक ही विमा है, ठीक है, उसका एक सदिश है और एक अदिश है, तो भैया उसके सदिश को अदिश के साथ में नहीं जोड़ सकते। दो सदिशों का जोड़ हो सकता है, दो सदिशों का ही घटाव हो सकता है। सिमिलरली दो अदिशों का घटाव हो सकता है, दो अदिशों का जोड़ हो सकता है। बस बात यह है, चूंकि इन्होंने कह दिया एक ही बीमा है, तो मैं अब यूनिट वाली बात नहीं करूंगा इसमें, जो मैंने कही थी कि भैया यूनिट सेम होनी चाहिए, इसने कह दिया ना सेम है। लेकिन एक सदिश में अदिश नहीं जुड़ेगा, एक अदिश में सदिश नहीं जुड़ेगा। गुणा हो सकता था, सदिश का अदिश में गुणा हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं, जोड़ घटाव नहीं हो सकता, ठीक है ना भाई। डायरेक्शन इंपॉर्टेंस रखता है इसमें। आगे बढ़े, एक सदिश को एक अदिश से गुणा करना, हाँ ये संभव है। एक सदिश को एक अदिश से गुणा करना है, संभव है। जैसे मैं बात कर रहा हूं बल की, तो एम ए एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू एम ए, ठीक है ना, ये संभव है, ये चलेगा। आइए और आगे बढ़ूं मैं, तो
दो अदिशों का गुणनफल, दो अदिशों का गुणनफल चलेगा भाई, कोई दिक्कत नहीं, दो अदिशों को आप गुणा कर दीजिए चलेगा। दो सदिशों को जोड़ना, अब ये डिपेंड करता भैया कि ये जो दो सदिश है वो किस तरीके के, दो सदिशों को अगर आपको जोड़ना है तो वो दोनों सदिश किस तरीके के हैं। यहां पे कोई वीमा वगैरह की बात कर नहीं रहा है, अगर वीमा की बात करता तो मैं कह देता कि मान लीजिए ये एक ए वेक्टर है, ये मेरा बी वेक्टर है, तो इन दोनों को जोड़ करके बीच में मैं लिख दूंगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। लेकिन ये नहीं कह रहा ये क्या है और ये क्या है, कैसे जोड़ देंगे। मान लीजिए एक बल को निरूपित कर रहा है और दूसरा जो होगा वो हो सकता है निरूपित कर रहा हो किसको भाई, तो मैं कह देता हूं विस्थापन को निरूपित करो, तो क्या जोड़ देंगे बल और विस्थापन को? बिल्कुल नहीं। दो समान राशियां होती तो सोचते भी असमान है तो नहीं। एक सदिश के घटक को उसी सदिश से जोड़, देखो भैया उसका घटक है, घटक का मतलब ये एक सदिश है और ये अगर मान लीजिए ये आर वेक्टर है तो इसके दो घटक बन जाएंगे, एक आर कॉस थीटा और एक इधर में बन जाएगा आर साइन थीटा। तो इसके ये दो घटक है, ये आर में ही कैसे जुड़ेगा, ये आर में नहीं जुड़ेगा भाई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं जरा इसके आंसर्स को। तो फर्स्ट का आंसर है भैया नहीं, अदिश उस भौतिक राशि को निरूपित करे तभी हो सकता है। अदिश जो है वो दोनों सेम भौतिक राशि को निरूपित करेगा, तो बी जो था वो भी है नहीं भाई, सदिश केवल सदिश का ही योग हो सकता है, एक अदिश और सदिश नहीं जोड़ सकते। गुणा हां कर सकते, ठीक है, दो सदिशों का गुणा कर सकते हैं भाई, दो अदिशों का भी गुणा कर सकते हैं। लेकिन जो अगर हम बात कर रहे हैं यहां पे, सॉरी, दो अदिशों का गुणा था और एक सदिश को अदिश से गुणा करना था, ये दोनों हां था। लेकिन दो सदिशों को जोड़ने की जब हम बात करते हैं तो दो सदिशों को बदला था भैया नहीं जोड़ सकते। कब जोड़ सकते भाई, जब तब जोड़ सकते थे जब दोनों एक ही राशि को व्यक्त कर, जैसे मैंने बोला ना, एक जो है फोर्स को डिनोट कर रही है और एक जो है वो डिनोट कर रही है किसको भाई, विस्थापन को, तो दोनों को नहीं जोड़ सकते। हाँ दोनों फोर्स होता जोड़ देते, दोनों अगर फोर्स होता जोड़ देते, जैसे ए वेक्टर बी वेक्टर बनाया था मैंने, जोड़ के ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर लिखा था, ये चलता, ठीक। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं एंड अब जरा हम डिस्कस करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 को। क्या कह रहे हैं भाई यहां पर, तो यहां पर कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से प्रत्येक कथन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और कारण सहित बताइए कि क्या यह सत्य है या असत्य है, ठीक है। देखिए मैंने जो आपको कमिटमेंट किया था कि भैया एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चंस करने क्यों जरूरी है, क्योंकि भैया वो पूरे ही कॉन्सेप्ट्स हमारा बूस्ट कर रहे हैं। ये देखिए ना, ये कैसे लेवल देखिए, सबसे पहले सदिश सदिश में छांटने को बोला, फिर बोला ये पूरा रखो अदिश, उसमें से एक निकालो सदिश, पूरा दे दिया अदिश, उसमें से एक सदिश, वैसे एक दिया बहुत सारा अदिश है ना, बहुत सारा सदिश, उसमें से कहा एक अदिश निकाल दो। फिर उन्होंने कहा कि भैया नहीं चलो थोड़ा सा एक लेवल और अप करते हैं, तो फिर उन्होंने उलझाया क्या कि जोड़ सकते दो सदिशों को, घटा सकते दो सदिशों को, अदिश में सदिश का गुणा कर सकते नहीं कर सकते। अब बढ़ते बढ़ते कहां आ चुके, तो देखिए अब कह रहे कारण सहित बताइए क्या सत्य है कि असत्य। पहला, किसी सदिश का परिणाम सदैव एक अदिश होता, तो देखिए किसी भी सदिश का परिणाम जो होगा वो हमेशा ही क्या होगा, एक अदिश होगा। परिणाम का मतलब क्या होता है भैया, संख्यात्मक मान जिसमें दिशा ना हो तो वो हमेशा ही क्या होगा, एक अदिश होगा। जैसे देखिए मैं मान लीजिए बना देता हूं आर वेक्टर इज इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। अब ये देख के आपको क्या लग रहा है, एक वेक्टर है, मतलब इसमें दिशा भी है और परिमाण भी है, लेकिन मैं कहता हूं सिर्फ और सिर्फ परिमाण बताइए, तो ऐसा लगाते हैं ना मॉड अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। जैसे अगर मैं कह देता हूं ये आर वेक्टर जो है 3i कैप प्लस 4j कैप है, मैं कहता हूं भैया सिर्फ और सिर्फ इसका परिणाम निकालिए, सिर्फ और सिर्फ इसकी मैग्नीट्यूड निकालिए। तो सिर्फ और सिर्फ परिणाम जब निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर है ना, 9 और ये हो गया 16, दैट मीन्स 25, मतलब कितना क्या 5। ये 5 में कोई दिशा है क्या, आप देखिए अगर ध्यान से, आपको यहां दिख रहा है 3 में दिशा है, ये आई कैप मतलब बता रहा है ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, जे कैप मतलब ये बता रहा है वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, मतलब ये क्षैतिज में है या ऊर्ध्वाधर में। लेकिन ये 5 में कुछ लिखा है क्या, तो भैया 5 में कुछ नहीं लिखा, मतलब ये क्या है, इसके पास में कोई डायरेक्शन नहीं है, यानी ये एक अदिश है। तो हां, इसका क्या आंसर हुआ, हां किसी सदिश का परिणाम सदैव एक अदिश ही होगा। अगर परिणाम है तो भैया अदिश ही होगा ना, परिणाम है तो अदिश ही होगा। चलिए, किसी सदिश का प्रत्येक घटक सदैव अदिश होता, यह जरूरी नहीं है भैया, किसी सदिश का जो घटक होगा वो अदिश होगा, ऐसा नहीं कह सकते। मैं ऐसा कहता हूं ये एफ वेक्टर है, तो
तो ये जो निकलूंगा मैं एफ कॉस थीटा, और इधर मैं लिखूंगा वो लिखूंगा एफ साइन थीटा। भैया ये थोड़ी है यार, ये दोनों अदिश थोड़ी हुआ है, तो सदिश ही रह गया ना। ये एक्स एक्सिस के अलोंग है, ये वाई एक्सिस के अलोंग है, तो ये अदिश नहीं होगा, सदिश होगा। ठीक, अगला, किसी कण द्वारा चली गई पथ की कुल लंबाई सदैव विस्थापन के सदिश के परिमाण के बराबर होती। एक बार फिर से पढ़ते, किसी कण द्वारा चली गई पथ की कुल लंबाई सदैव विस्थापन सदिश के परिणाम के बराबर होती। नहीं भाई, ऐसा नहीं कह सकते। एक बात समझिए, अगर कोई पॉइंट ए से चलता है और पॉइंट ये बी पर पहुंच रहा है, और ये सिर्फ और सिर्फ सरल रेखा में चल रहा है, कहां चल रहा है? इस कंडीशन में आप कह सकते हैं कि ये जो दूरी होगा, मान लीजिए ए बी कह लेता हूं भाई, जब वेक्टर्स में ये बात करें तो वेक्टर्स में ही बोलता हूं। यहां पे अगर मैं कहता हूं ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा ए बी के बराबर होगा, मतलब मैं कहता हूं कि इन दोनों के बीच की विस्थापन का सिर्फ और सिर्फ क्या परिमाण, दिशा हटा दीजिए विस्थापन में से, तो ये हमेशा ही किसके बराबर होगा? दूरी के बराबर होगा। लेकिन वहीं पर अगर ये व्यक्ति यहां ए से चला बी तक पहुंचा, बी से ये व्यक्ति पहुंच गए सी पर, अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपका जो विस्थापन है वो है भैया सी ए या ए सी कह लीजिए, और जो दूरी है यह है ए बी प्लस बी सी, दूरी ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी। और मुझे सदैव पता है कि ए बी प्लस बी सी इज ऑलवेज ग्रेटर देन सी ए। दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से सदैव क्या होगी? ज्यादा होगी। तो डायरेक्शन तो छोड़िए, मैं सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूं। ये कह रहे ना कि जो परिणाम है, तो भैया देखिए कुल चली गई, कुल पथ की लंबाई का परिमाण, ये कुल चली गई लंबाई का परिमाण है। ये अगर मॉड लगा दीजिए, लीजिए इसमें मॉड लगा देता हूं, परिमाण लगाता हूं, इसका जो पूरा परिमाण होगा इसके परिमाण से हमेशा ही क्या होगा? ज्यादा होगा। भाई कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि इसके केस में बराबर हो जाए। बराबर होगा सरल रेखा में, बराबर होगा सिर्फ और सिर्फ सरल रेखा में, इसमें बराबर नहीं हो पाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन, किसी कण की औसत चाल, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड बेसिकली, पथ तय करने में लगे समय द्वारा विभाजित कुल पथ की लंबाई, यही कहते हैं ना औसत चाल, बराबर कुल पथ की लंबाई या फिर तय की गई दूरी, तय की गई कुल दूरी बटा में कुल समय अंतराल या कुल समय, जितना भी उसको जाने में टाइम लगा वो पूरा टाइम। तो कह रहे किसी कण की औसत चाल समय के समान अंतराल में कण के औसत वेग के परिणाम से अधिक या बराबर हो सकती है। तो ये देखिए भाई, कुल पथ की लंबाई पे बात आ गई, समय अंतराल समान हो गया, तो औसत चाल और मेरे से मांगा जा रहा भैया औसत वेग। औसत वेग क्या होता भाई? तो कुल विस्थापन बटा में समय अंतराल, कुल जो विस्थापन हो, अल्टीमेटली विस्थापन कुल भी लिखने की जरूरत नहीं है, बटा में समय अंतराल। अब भाई एक बात कह दिए, ये समय अंतराल तो सेम हो गया, समय अंतराल को कह दिया समान समय अंतराल, तो समय अंतराल भूल जाइए। अब बाहरी किस पे आके अटक गई? तो ये विस्थापन और पथ की लंबाई। तो फिर से वही कहूंगा कि जब एक सीधी सरल रेखा में जाएगा तब क्या होगा भाई? तो कुल पथ की लंबाई उसके विस्थापन के ही बराबर है, तो उस समय उसका औसत चाल और औसत वेग दोनों बराबर हो गए। लेकिन जब वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर दे, चलते चलते डायरेक्शन चेंज कर दे, तो उस समय उसकी औसत चाल अलग होगी और औसत वेग अलग हो जाएगी। औसत चाल और औसत वेग में डिफरेंस आ जाएगी। तो सरल रेखा में इसका की कॉन्सेप्ट में नहीं आई था कि अगर एक सरल रेखीय पाथ पर कोई भी चलता है पिंड, तो उस समय सरल रेखीय पाथ पे चल रहा है कोई पिंड, तो उस समय उसका विस्थापन और उसके द्वारा तय की गई दूरी दोनों ही परिमाण स्वरूप बराबर होती है, क्योंकि भाई वेक्टर में डायरेक्शन तो आ जाएगा लेकिन दूरी में कभी डायरेक्शन नहीं आएगा। लेकिन दोनों की मैग्नीट्यूड की बात करूं, संख्यात्मक मान की बात करूं, तो भैया संख्यात्मक मान दोनों का सेम आ जाएगा। चलेगी भाई, इतनी सी बात तो समझ में आ गई। तो मैं बढ़ता हूं अपने अब अगले क्वेश्चन, या फिर इसका आंसर भी तो देखना ना। चलो आंसर देख। तो भाई पहले का आंसर आपको दिख रहा है क्या है भैया? सत्य है। सरल रेखा में ये क्या है? सत्य है। सरल रेखा में गतिमान पिंड के वेग का परिमाण
पिंड की चाल के बराबर हो सकता है, क्योंकि कह दिया ना सरल रेखा में चलना है। सरल रेखा में चलना है मतलब भैया सेम डायरेक्शन में चलेंगे तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन और दूरी दोनों बराबर हो जाएंगे। अगला असत्य था, क्योंकि किसी सदिश के प्रत्येक घटक भी एक सदिश होता है, न कि अदिश। ठीक है ना, जो अभी अपने बात करी थी एफ वेक्टर की, तो एफ वेक्टर में एफ साइन थीटा और एफ कॉस थीटा की जो हमने बात की, तो वह एफ वेक्टर जो था, फोर्स जो था, वो जब हम 36 में बात कर रहे थे तब भी वो सदिश राशि होगी, और ऊर्ध्वाधर में चलेंगे तब भी वो सदिश ही होगा। भैया जो फोर्स है, बल है, वो अदिश थोड़ी हो जाएगा घटकों में तोड़ के, सदिश ही रहेगा, इसलिए असत्य है। तीसरा भी असत्य है, क्योंकि पथ की कुल परिमाण कण के विस्थापन सदिश से अधिक हो सकता है ना, क्योंकि डिस्टेंस तो भैया टोटल पाथ है। अब टोटल पाथ में हमने कहा ना ए बी प्लस बी सी, वो ज्यादा ही दिखा ना ए सी से, तो ये भी चलेगा। अच्छा, जो अगला था हमारा डी था हमारा भाई सत्य है, औसत चाल कुल पथ की लंबाई पर निर्भर करती है, जो कण के विस्थापनों सदिश से अधिक हो सकता है, और औसत वेग विस्थापन सदिश पर निर्भर करता है, औसत चाल औसत वेग के परिणाम से अधिक अथवा बराबर हो सकता है। परिणाम भैया ज्यादा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। बराबर कब होगा? जब दोनों स्ट्रेट लाइन में चलेंगे। ज्यादा जब कब होगा? जब वो जो है दिशा बदल लेगा तब। तीसरा जो क्वेश्चन, मतलब सॉरी ई जो क्वेश्चन था, फिफ्थ क्वेश्चन था इसका, उन तीन सदिशों के योग जो एक समतल में नहीं है, मतलब तीनों एक ही समतल में नहीं है, कभी शून्य सदिश नहीं होता। ठीक है, तो भैया ये सत्य बात है यार। जब एक ही शून्य सदिश कब होता है? जब तीन सदिश होंगे और शून्य हो, तो ऐसा हो सकता है ना, ये शून्य हो जाता, इनका योग शून्य हो जाता, किंतु ऐसा नहीं है। तीनों को कह रहा है कि भैया ये एक ही समतल में अगर नहीं हो तो अशून्य होगा, एक ही में है तो शून्य होगा। ठीक है, हो सकता है, होगा नहीं, क्योंकि इस कंडीशन में तो मैं कहता हूं ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, तो ये ठीक है ना। लेकिन इसका डायरेक्शन बदल दो तो गड़बड़ हो जाती है बात, डायरेक्शन ये रखो तो बात सही है। तो इसलिए कह रहे हैं इसको कि भैया ये सत्य है, शून्य सदिश प्राप्त करने के लिए तीसरे सदिश का परिणाम वही, परंतु दिशा विपरीत होनी चाहिए। दिशा जो है वो कैसे होनी चाहिए? विपरीत होनी चाहिए। परिमाण सेम हो, परिमाण चलेगा, सेम होना चाहिए, लेकिन दिशा विपरीत हो जाए तब हो सकता है भैया शून्य। चलिए, यहां तक की बातें अगर समझ में आ गई है तो मुझे बढ़ना है मेरे क्वेश्चन नंबर आई थिंक 6 पर। तो बढ़ता हूं मैं अगले क्वेश्चन पे। एंड अगला जो क्वेश्चन है यहां पर कह रहे हैं कि निम्नलिखित असमीकाओं की ज्यामिति या किसी अन्य विधि द्वारा स्थापना कीजिए। ये जो भी कंडीशन लिखा गया है, ठीक है, इनकी बात करनी है कि ये क्या सही है या गलत है। सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों गलत है, इसकी हमें बात करनी है। तो एक एक करके हम यहीं पे कर लेते हैं भैया। चलो आ जाओ। सबसे फर्स्ट मुझे कहा गया कि ए बी का जो मॉड्यूलस है वो लेस देन इक्वल टू है किससे? ए प्लस बी से। अगर ये सभी दिए गए जितने भी हैं, ये सभी अगर हम एक ट्रायंगल के फॉर्म में बात करना शुरू करें तो मैं कुछ इस तरीके से कहूंगा कि जरा देखिए, अगर मैं इसको सदिश के रूप में लूं तो ये मेरा है ए वेक्टर, ये है मेरा बी वेक्टर, और ये तीसरी जो भुजा होगी वो होगी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। डायरेक्शन यही होगा। अब यहां पर मैं आपको कुछ बातें सिखाऊं तो मैं ऐसा लिख लेता हूं कि भैया ये है मेरा ओरिजिन ओ, इसको मैं कह लेता हूं ए और इसको मैं कह देता हूं बी। अब ठीक है, त्रिभुज ओ ए बी में अगर सिर्फ इस त्रिभुज की बात करिए तब मुझे बताइए त्रिभुज ओ ए बी में, फर्स्ट को सॉल्व करता हूं। त्रिभुज ओ ए बी में नॉर्मली मैं मैग्नीट्यूड की ही बात करनी है तो मैं लिख सकता हूं नॉर्मली क्या कहूंगा भाई, तो मुझे यह बात पता है कि दो भुजाओं का योग, दो भुजाओं का जो योग होगा वो तीसरी भुजा से, मतलब मैं ऐसा लिखूं ओ ए प्लस ओ बी, ये हमेशा ही ज्यादा होगा किससे भाई? सॉरी ओ ए प्लस ए बी है, ओ ए प्लस ए बी ये हमेशा ही ज्यादा होगा किससे? ओ बी से। किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग हमेशा ही तीसरी भुजा से ज्यादा होता है। ये किस नियम पे बेस्ड है? किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से सदैव क्या होता है? ज्यादा होता है।
तो अगर मैं इसके वेक्टर फॉर्म्स में लिखना चाहूं तो OB का मतलब क्या है? तो OB मतलब आप कहेंगे भैया A वेक्टर प्लस B वेक्टर ग्रेटर देन है किससे? OA मतलब क्या है? A वेक्टर, और AB मतलब क्या है? B वेक्टर से। अब मैं कहता हूं कि इनके मैग्नीट्यूड्स की बात कीजिए, सिर्फ परिमाण की बात कीजिए, तो अगर सिर्फ परिमाण मतलब इधर भी लगा दीजिए आप क्या मॉड्यूलस, तो यहां पर भी लग जाएगा मॉड्यूलस A वेक्टर प्लस मॉड्यूलस ऑफ B वेक्टर। ये मिल गया भाई। लेकिन इसके साथ ही साथ एक छोटा सा पॉइंट और है इसमें। वो क्या है भैया पॉइंट? तो वो ये पॉइंट है कि यदि, ये तो हो गया त्रिभुज के नियम से, दूसरी कंडीशन देखिए, यदि A वेक्टर तथा B वेक्टर एक ही दिशा में हो, अर्थात मैं कह लूं संरेखीय हूं, मतलब ये A वेक्टर भी इधर ही है और B वेक्टर भी इधर ही है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो भी इधर ही होगा। A वेक्टर और B वेक्टर दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट भी इधर ही होगा और दोनों बराबर होगा। तो इस कंडीशन में मैं लिख सकता हूं कि A वेक्टर प्लस B वेक्टर का जो मॉड्यूलस होगा वो बराबर होगा किसके? A वेक्टर प्लस मॉड ऑफ B वेक्टर। मतलब दो कंडीशन, अगर त्रिभुज के नियम से आएंगे तो भैया A वेक्टर प्लस B वेक्टर इज लेस देन द मॉड्यूलस ऑफ A वेक्टर प्लस मॉड्यूलस ऑफ B वेक्टर, बट फॉर द स्ट्रेट लाइन, मतलब सीधे संरेखीय हो, एक ही सरल रेखा में हो, तब यही चीज हो जाता है क्या? A वेक्टर प्लस B वेक्टर का मॉड्यूलस इक्वल होता है इंडिविजुअल, मतलब A वेक्टर के मॉड्यूलस और B वेक्टर के मॉड्यूलस के। तो मैं अगर इन दोनों को कंबाइन कर दूं तो क्या लिख सकता हूं? मैं यहीं लिख देता हूं, अर्थात दोनों को कंबाइन करके लिख रहा हूं। दोनों को अगर आप कंबाइन करिएगा तो आप लिख सकते हैं क्या? A वेक्टर प्लस B वेक्टर इज ग्रेटर लेस देन इक्वल्स टू A वेक्टर प्लस B वेक्टर का जो मॉड है इज लेस देन इक्वल्स टू, भाई छोटा भी हो सकता है बराबर भी हो सकता है, मॉड्यूलस ऑफ A वेक्टर प्लस मॉड्यूलस ऑफ B वेक्टर। ठीक है, A वेक्टर प्लस B वेक्टर होल का जो मॉड्यूलस है वो लेस देन इक्वल्स टू है किससे? मॉड्यूलस ऑफ A वेक्टर प्लस मॉड्यूलस ऑफ B वेक्टर के। तो कोई तकलीफ परेशानी नहीं होनी चाहिए भैया, ये फर्स्ट हो गया, समझ में आ गया। फर्स्ट में कोई दिक्कत नहीं होगी, फर्स्ट वाली बात हमें समझ में आ गई। ठीक है, चलिए अगर इतनी सी बात समझ में आ गई है तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं, क्योंकि मैं दूसरे वाले के लिए काम करने की कोशिश करूंगा यहीं पर, तो मैं इसको हटाता हूं, दूसरे को सॉल्व कराता हूं। आइए, सेकंड की जब मैं बात करूंगा तो मैं कंडीशंस तो मेरी लगभग सेम ही रहने वाली है, तो मैं ये तो छोड़ ही देता हूं। बाकी देखिए, पहले के लिए पहले कहते हैं त्रिभुज, सेम त्रिभुज में। अब इस त्रिभुज में मुझे यहां पर दिख रहा है ना मैग्नीट्यूड ऑफ A माइनस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ B, तो जब ऐसी कंडीशंस मुझे दिख रही है तो मैं इसके लिए क्या काम करूं भाई? तो मैं सिंपल सा काम करने वाला हूं, मैं ये कहता हूं कि इस कंडीशन में त्रिभुज के ही नियम से मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या कि भाई जो OB वेक्टर है या OB है, ये हमेशा ही बड़ा होगा किससे? OA प्लस AB से। भाई जैसे त्रिभुज के नियम से मुझे यह समझ में आता है कि दो भुजाओं का योग हमेशा ही तीसरी भुजा से बड़ा होता है, तो वैसे ही मैं कहता हूं दो भुजाओं का जो व्यवकलन होगा, जो घटाव होगा, जो डिफरेंस होगा, वो हमेशा तीसरी भुजा से छोटा होगा। तो ये माइनस OB इज ग्रेटर देन OA माइनस OB। इन दोनों भुजाओं का अगर आपने क्या किया, घटाव निकाला, तो हमेशा वो तीसरी भुजा से छोटी होगी। मतलब क्या कह रहा हूं मैं? OB की अगर मैं बात करता हूं तो ये मैं लिख रहा हूं वेक्टर में A वेक्टर प्लस B वेक्टर इज ग्रेटर देन किससे भाई? तो A वेक्टर माइनस ऑफ B वेक्टर से हमेशा बड़ा होगा। अब क्या करने बोला है? तो भैया बोला मॉड ले लो, चलो मॉड ले लेते हैं। मॉड्यूलस ऑफ A वेक्टर प्लस B वेक्टर ये ग्रेटर हो जाएगा किसके भाई? तो मॉड्यूलस ऑफ A वेक्टर माइनस ऑफ मॉड्यूलस ऑफ B वेक्टर का मॉड्यूलस, ये होल का भी मॉड्यूलस है, जो रिजल्टेंट आएगा उसका भी, ठीक है ना। लेकिन अगर वो संरेखीय हो, अब कैसा हो जाए भाई? संरेखीय हो, लेकिन दिशा कैसी हो जाए? विपरीत। है संरेखीय, दिशा कैसी हो जाए? विपरीत हो जाए। तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि भाई ये मॉड्यूलस ऑफ जो A वेक्टर प्लस मॉड्यूलस ऑफ जो B वेक्टर है, ये बराबर होगा किसके? तो
तो मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर माइनस ऑफ मॉड्यूलस ऑफ बी वेक्टर के, इसके बराबर होगा। तो मतलब संरेखीय है तो वो बराबर है, और त्रिभुज में है तो फिर कैसा है भाई, ये ग्रेटर है। इन दोनों से क्या समझ में आता है, तो अब मैं लिख लूंगा सिंपली, अर्थात इन दोनों कंडीशन से समझ में आ गया कि मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर प्लस मॉड्यूलस ऑफ बी वेक्टर विच इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू किसके, तो मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर माइनस ऑफ मॉड्यूलस ऑफ बी वेक्टर का होल का मॉड्यूलस, मतलब बी वाला भी हो गया भैया प्रूफ। कोई दिक्कत परेशानी? चलिए, तो जो इन्होंने कहा था उसके अकॉर्डिंगली हम करते जा रहे हैं। उन्होंने कहा था ज्यामितीय या अन्य विधि, तो भैया मैं यहां पे ज्यामितीय विधि भी बता दे रहा हूं और अन्य किसी तो वेक्टर भी बता दे रहा हूं, दोनों कराते चल रहा हूं। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट रख लीजिए भैया, स्क्रीनशॉट रखिए इसका, क्योंकि मैं अब अगले क्वेश्चन में बढ़ूंगा, अपने थर्ड वाले पोर्शन पे आता हूं। चलिए थर्ड में आए अगर, तो यहां से कुछ बातें और बढ़ेंगी। आइए देखते हैं। थर्ड में कह रहे हैं कि a माइनस बी की अगर आप बात करते हैं तब क्या होगा, तो भाई ये सब भी हटाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि a माइनस बी की अब बात हो रही है। तो मैं अब ये लूंगा और एक ये ले लेता हूं। ये आपको पता ही होगा भाई, ये एंगल मैंने क्या कर दिया, यहां पे एंगल जो है वो चेंज कर दिया है, तो ये जो निकल के आता है, ये जो निकल के आएगा ये क्या हो जाएगा, a वेक्टर माइनस बी वेक्टर हो जाएगा। नेमिंग वही रख देता हूं, ओ ए बी। ठीक है, नेमिंग में कोई चेंज नहीं किया, लेकिन ये आपको पता ही होगा ना कि जब त्रिभुज के नियम में हम बात करते हैं तो एंगल ये बहिष्य कोण लेते हैं। जब यही नीचे की तरफ आ जाएगा तो फिर इसका एंगल जो लेंगे वो एंगल लेते समय मेरे को दिखेगा कि भैया एंटी क्लॉकवाइज लेंगे और ये नेगेटिव दिखेगा। ठीक है ना, तो इसलिए ये a माइनस बी हो गया। अब करते हैं बात, त्रिभुज तो सेम रहने वाला है। इस त्रिभुज में अगर आप कहें तो ये जो तीसरी भुजा है, ठीक है, त्रिभुज का नियम क्या कहता था भाई, तो त्रिभुज का नियम कहता था कि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी होगी। तो ठीक है, दो भुजाओं का योग मतलब ओ ए प्लस ए बी, ये देखिए ओ ए प्लस ए बी हमेशा बड़ी होगी किससे, तो हमेशा बड़ी होगी किससे, ओ बी से, हमेशा बड़ी होगी। यही है ना, ओ बी कितना है भाई, तो ओ बी आपको दिख रहा है कि भैया ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ये ग्रेटर देन हो जाएगा। ओ ए मतलब क्या है, तो ए वेक्टर, और ए बी मतलब क्या है, तो बी वेक्टर। इससे अब मैंने कहा कि नहीं भैया दोनों तो मॉड्यूलस लगा दीजिए, तो लिख दीजिए मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर माइनस मॉड्यूलस ऑफ बी, सॉरी मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज लेस देन मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर प्लस मॉड्यूलस ऑफ बी वेक्टर। ठीक है, सेम नियम पे चल रहे भाई। अब क्या फर्क पड़ा कि ये दिशा बदल गई थी, इसलिए ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर था, और दिशा पहले ऊपर की तरफ थी तो अब आपने देखा था वो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर था। मुझे क्या फर्क पड़ता भाई, ज्यामितीय रूल तो ये कहती कि तीसरी भुजा इन दोनों भुजाओं के योग से बड़ी होगी, और अगर ये ए वेक्टर तथा बी वेक्टर संरेखीय हो, कैसे हो, संरेखीय हो और विपरीत दिशा में हो, तो इस कंडीशन में आप क्या कह सकते हैं भाई, तो इस दिशा में कह सकते हैं कि विपरीत दिशा में है, तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का होल का मॉड्यूलस इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर प्लस मॉड्यूलस ऑफ बी वेक्टर। ठीक है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर का मॉड्यूलस प्लस बी वेक्टर का मॉड्यूलस। अब उठा करके देखें तो मैं अब लिख सकता हूं क्या, दोनों से दोनों रिजल्ट्स आप मिलाइए, क्या दिखा, तो मैं कह सकता हूं अर्थात क्या मिल गया भाई, तो ये इक्वल्स टू लेस देन है, मतलब ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर विच इज लेस देन इक्वल्स टू क्या, मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर प्लस मॉड्यूलस ऑफ बी वेक्टर। चलेगा भाई, इसमें कोई तकलीफ परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सिंपल है। चलिए, तो यहां पे आपको थर्ड का भी आंसर मिल गया है ना, थर्ड का भी आपको आंसर मिल गया। थर्ड के लिए भी आप चाहें तो स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। डिफरेंस क्या आया था भाई, वहां पर ए प्लस बी चल रहा था, अब यहां पर ए माइनस बी चल रहा है। ठीक है, चलिए भैया रख लीजिए स्क्रीनशॉट। आखिरी की भी हम बात कर लेते हैं, डी एक और बचा हुआ है भाई, जल्दी से इसको भी खत्म करते हैं। तो देखिए डी के लिए, डी की बात करते हैं। डी की जब हम बात करेंगे तो यहां पर हमें कुछ इस प्रकार से बात करनी है। ठीक है,
क्या बात करनी है भाई? तो डी में मुझे बात करनी है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ये जो दिख रहा है क्या दिख रहा है? ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए माइनस मॉड ऑफ बी, होल का भी मॉड है। ये क्या है? बाहर दो लाइनें डालने का मतलब क्या है? होल का भी मॉड है। तो मॉड ऑफ ए माइनस बी पहले निकाले। तो भैया त्रिभुज के नियम में एक सिंपल सी बात कहते हैं कि अगर अब हम कहूं कि भैया ओ बी बताइए, तो ओ बी और ए बी माइनस ओ ए माइनस ए बी, इन दोनों में क्या रिलेशन होगा? दो भुजाओं का जो अंतर है उससे हमेशा तीसरी भुजा क्या होगी? बड़ी होगी। दो भुजाओं के अंतर से हमेशा तीसरी भुजा बड़ी होगी। अब ये ओ बी कौन है भाई? तो ओ बी देखिए ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ये बड़ा है किससे? तो ये बड़ा है ओ ए मतलब ए वेक्टर से माइनस बी वेक्टर से। अब क्या काम करते? तो मॉड लगा दीजिए, मॉड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर विच इज ग्रेटर देन मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर माइनस मॉड्यूलस ऑफ बी वेक्टर का मॉड्यूलस। लेकिन अगर ये संरेखीय हो और विपरीत हो, संरेखीय तो हो लेकिन विपरीत हो, तो अगर विपरीत दिशा में होंगे तब क्या हो जाएगा भाई? तो सेम काम, क्या? ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मॉड्यूलस ये हमेशा इक्वल होगा मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर माइनस मॉड्यूलस ऑफ बी वेक्टर के। अगर होल का मॉड्यूलस लगाते तो ये भी लगा दीजिए, ये हमेशा इसके बराबर हो जाएगा। तो अब क्या समझ में आ रहा है भाई? तो हम तो यही करते आ रहे, दोनों को मिला करके लिख देते हैं। तो मैं यहां लिख देता हूं, अर्थात क्या? तो मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर माइनस मॉड्यूलस ऑफ बी वेक्टर विच इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर माइनस ऑफ मॉड्यूलस ऑफ बी वेक्टर का होल का मॉड्यूलस। ठीक है, ये लास्ट लाइन समझ में आ गई। तो मतलब हमारे ये जो डी था ये और हमने कैलकुलेट कर लिया, यानी यहां पर हमसे कहा गया था कि गणितीय मतलब जो आपका ज्यामितीय विधि है या फिर अन्य विधि से इसकी स्थापना कीजिए, हमने कर दी स्थापना। ठीक है, हमने यहां पे इनको कैलकुलेट कर लिया भाई, मिल गया होगा आपको आंसर, समझ में आई होगी बात। इसके भी स्क्रीनशॉट रख लीजिए, कुछ करना नहीं था भाई, हमें त्रिभुज का नियम लगाना था और कुछ भी नहीं। त्रिभुज का नियम क्या कहता है? तो कहता है कि दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ी होगी और दो भुजाओं का अंतर हमेशा तीसरी भुजा से छोटी होगी। यही तो कर रहे। चलिए हटा देता हूं भाई, एंड अब मैं बढ़ जाता हूं अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7, लो भैया आ गए हम क्वेश्चन नंबर 7 पे। यहां पर भी कुछ कुछ बातें ऐसे ही करनी है। क्या कह रहे? कह रहे दिया गया है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल्स टू 0। ये दिया है क्या? a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल्स टू 0। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही है इसकी बात कीजिए। कह रहे हैं कि ए बी सी डी, पहला ए बी सी डी में से प्रत्येक शून्य सदिश है। ये कह रहे ए भी शून्य, बी भी शून्य, सी भी शून्य, डी भी शून्य, ये सब शून्य है। तो भाई एक बात समझिए, हो सकता है ए भी सही हो, बी भी सही हो, सी भी सही हो, डी भी सही हो, मतलब सॉरी ए बी सी डी ये पूरे के मान कैसे आ रहे हो? 0 आ रहे हो, लेकिन केवल नहीं। ठीक है, प्रत्येक शून्य सदिश हो, केवल ऐसा ही एक कंडीशन नहीं है कि ये ए बी सी डी जितने हैं ये 0 0 0 0 होंगे तभी रिजल्टेंट विल बी 0 होगा। ये ऐसे भी हो सकते हैं कि भैया ये ए बी का जो मैग्नीट्यूड है, ए बी जो सदिश है, इसका मैग्नीट्यूड बराबर हो लेकिन दिशा विपरीत हो। मतलब ये ए प्लस बी, ठीक है, माइनस ऑफ सी प्लस डी भी हो सकते हैं। ठीक है ना, ऐसी भी कंडीशन हो सकती है। तो जरूरी नहीं है कि इसका रिजल्टेंट शून्य होने का मतलब है कि भैया ये प्रत्येक शून्य सदिश हो। ठीक है ना, तो आंसर क्या हो गया भैया? असत्य है, क्योंकि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर का मान ए बी सी डी ये सभी वेक्टर्स के शून्य सदिश होने के अतिरिक्त भी अन्य प्रकार से शून्य हो सकता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि भैया ये इसका मैग्नीट्यूड सेम हो लेकिन डायरेक्शन दोनों के अलग हो तो भी शून्य हो जाएंगे। सिर्फ ऐसा ही नहीं है भाई, सिर्फ ऐसा ही नहीं है, एक बात और समझिए। मैं कहता हूं ये दोनों का डायरेक्शन और जो भी इन दोनों का जो समिशन है कंबाइनली, और इन दोनों का जो समिशन है ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब ऐसा ए वेक्टर प्लस डी वेक्टर है और माइनस ऑफ बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर है। अगर ऐसा कुछ है तब भी ये 0 हो सकता है। मतलब बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है, सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी नहीं है, इसीलिए हमने कहा था कि असत्य। ठीक है,
अच्छा ये है क्या कि ए बी सी डी शून्य होगा तो ये शून्य नहीं होगा तो होगा, ये अगर शून्य होंगे तो शून्य होगा, लेकिन सिर्फ यही एक कंडीशन है, और भी कंडीशन हो सकती है, ये है इसका आंसर। अगला है ए प्लस सी का परिमाण बी प्लस डी के परिमाण के बराबर है। ए प्लस सी का परिमाण जो है वो बी प्लस डी के परिमाण के बराबर है, तो भैया ऐसा अगर है, ठीक है ना, तो सत्य है। क्यों? क्योंकि उसको जीरो होना है, ठीक है ना। ये अभी जो रिलेशन में आपको बता रहा था, इसको जीरो होना है तो क्या करना पड़ेगा, देखिए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर इक्वल्स टू जीरो है, मतलब मैं कहूंगा कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ अगर बी वेक्टर प्लस डी वेक्टर हो गया, मतलब इसका और इसका परिमाण बराबर हो जाए, लेकिन दिशा कैसी हो जाए, विपरीत हो जाए। मतलब अतः सदिश ए वेक्टर बी वेक्टर सदिश बी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, ठीक है, के परिमाण में बराबर है परंतु चिन्ह भिन्न है, मतलब ऋण है। अतः ए प्लस बी ए प्लस सी कॉमा बी प्लस डी के परिमाण बराबर है, इसलिए ये सत्य है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं, अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, सी पर। सी क्वेश्चन क्या था भाई, आंसर पे तो आएंगे, पहले सी क्वेश्चन पे आते हैं। तो सी कह रहे ए का परिमाण बी और सी तथा डी के परिमाणों के योग से कभी भी अधिक नहीं हो सकता। जो ए का परिमाण है बी सी डी के परिमाण के योग से कभी भी अधिक नहीं हो सकता। तो देखिए ऐसा कुछ कहना चाह रहे हैं, एक सिंपल सी बात है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर गिवन है इज इक्वल्स टू जीरो। इसको करिए ना, ए वेक्टर इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। अग्री करते हैं, ये बी सी डी इक्वल्स टू के उधर गया, सब नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव को बाहर रख लिया। तो भैया ये नहीं कह सकता हूं क्या कि ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर विच इज ऑलवेज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, क्योंकि ये जो नेगेटिव है, ये नेगेटिव किसके लिए आ रही है, सिर्फ और सिर्फ दिशा के लिए आ रही है, ये नेगेटिव सिर्फ और सिर्फ दिशा के लिए। तो कह रहे हैं कि भैया ए का परिमाण बी सी डी के परिमाण के योग से कभी भी अधिक नहीं हो सकता है। तो भैया इसका आंसर हो गया कि भाई ये जो है ये सत्य है, ठीक है। कैसा है, सत्य है। ये अगर आपने परिमाण की बात नहीं करी तो ज्यादा है, जैसे देखिए ए वेक्टर माइनस बी सी डी से ज्यादा होगा, लेकिन जब सिर्फ परिमाण की बात करी, नेगेटिव को हटाने की बात कर दी, तब नहीं हो सकता। मतलब चूंकि ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर इज इक्वल्स टू डी जीरो, अतः ए वेक्टर इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी सी डी। सदिशों बी वेक्टर कॉमा सी वेक्टर तथा डी वेक्टर का योग सदिश ए वेक्टर के परिमाण के बराबर अथवा उससे अधिक हो सकता है, ठीक है। अतः कथन सदिश ए वेक्टर सदिश बी वेक्टर सी वेक्टर तथा डी वेक्टर के योगफल से कभी भी अधिक नहीं हो सकता, यह बात सत्य है। पहुंचते हैं हम अपने आखिरी क्वेश्चन, आई थिंक डी जो है हमारा, ठीक है। डी कह रहा है यदि ए तथा बी संरेखीय, मतलब ए और बी जो है, ए और बी जो है वो दोनों एक ही रेखा में चल रहे हैं, एक ही रेखा में। अच्छा एक सेकेंड, सॉरी, ए तथा डी संरेखीय नहीं है, ए और डी एक ही रेखा में नहीं है, तो बी प्लस सी अवश्य ही ए तथा डी के समतल में होगा। देखिए ये दोनों रेखा में नहीं है लेकिन एक ही समतल में होगा, ये कहना चाह रहे। और ए तथा डी के अनुदिश होगा, वे संरेखीय। भाई देखिए जीरो करना है तो होना ही पड़ेगा, इसको इस तरीके से जीरो अगर करना है आपको तो होना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि चूंकि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर इक्वल टू जीरो है। अर्थात क्या हुआ, दो दो के पेयर शून्य बनाए थे, तो बी प्लस सी और ए प्लस डी इन दोनों का मान जीरो होना चाहिए। मतलब क्या कह रहा हूं, बी प्लस सी का जो बी प्लस जी जो रिजल्ट आ रहा है वो ए वेक्टर और डी वेक्टर के साथ में एक ही समतल पे होना ही चाहिए। ये बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के साथ में ए वेक्टर प्लस डी वेक्टर, इन दोनों के समीशन का इन दोनों के साथ में एक ही समतल पे होगा, तभी तो उसकी दिशा पलट दूंगा। भाई ए वेक्टर इधर जा रहा है, बी वेक्टर इधर जा रहा है, सी वापस ऐसा आ गया, ऐसा हो गया, तो ये पूरा जीरो हो जाएगा। तो इसलिए कहते हैं कि तीन सदिशों बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ए वेक्टर तथा डी वेक्टर का परिणामी योगफल जबकि ए वेक्टर तथा डी वेक्टर संरेख है, तब बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर को ए वेक्टर तथा डी वेक्टर की रेखा में होना ही चाहिए। यह कथन बिल्कुल सत्य है। भाई ये जो कथन है, ये कथन क्या है, बिल्कुल सत्य है। चलिए तो अब जरा हम बात करते हैं हमारे अपने अगले क्वेश्चन की, ठीक है। यहां के बाद हम अपने अगले क्वेश्चन पे, तो चलिए भाई आगे बढ़ा जाए।
अपने क्वेश्चन नंबर 8 पर, जहां पर क्या कह रहे हैं भाई कि 3 लड़कियां 200 मीटर त्रिज्या वाली वृत्तीय बर्फीली सतह पर स्केटिंग कर रही हैं। ठीक है, जैसे कि यहां पर डायग्राम में दिखाया गया है कि ये ए, बी और सी, ये 3 लड़कियां हैं जो कि स्केटिंग कर रही हैं। कहां पे? एक बर्फीली सतह है वहां पर, और यहां पे कुछ कंडीशंस दी गई हैं। वे सतह के किनारे बिंदु P से स्केटिंग शुरू करती हैं तथा P के व्यासीय विपरीत बिंदु पर विभिन्न पथों से होकर पहुंचती है। कहां पर पहुंचती है भाई? तो ये विभिन्न पथों से होकर के ये पहुंची कहां तक? Q पर। P से चलनी है और Q पर पहुंची है। अच्छा, प्रत्येक लड़की के विस्थापन सदिश का परिणाम कितना है? सिर्फ विस्थापन सदिश के परिणाम की बात करनी है, जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है उसकी मैग्नीट्यूड की बात करनी है। किस लड़की के लिए यह वास्तव में स्केट किए गए पथ की लंबाई के बराबर है। मतलब कुल मिलाकर के यहां पर बात कही जा रही है कि आप हमको विस्थापन सदिश के बारे में नहीं, सिर्फ और सिर्फ विस्थापन के परिमाण के बारे में बताइए, और यह बताइए कि तय की गई दूरी और विस्थापन का परिमाण किस स्थिति में समान है। तो देखिए यहां हमको डायग्राम से क्लियरली दिख पा रहा है कि ये पूरा, ठीक है, ए, बी, सी तीनों का जो पथ है उसके अगर विस्थापन के परिमाण की बात करें, ए, बी तथा सी तीनों लड़कियों के द्वारा तय किया गया विस्थापन। विस्थापन क्या होता है भाई? तो विस्थापन होता है हमेशा किसी भी 2 पॉइंट्स के बीच की न्यूनतम दूरी। तो इन सभी के द्वारा तय किया गया जो विस्थापन है वो है क्या? तो वो है PQ। ये जो स्ट्रेट लाइन दिख रही है PQ, PQ सरल रेखा होगी, PQ सरल रेखा होगी। कारण क्या है भाई? तो कारण यह है कि कोई भी पथ से होकर के जाइए, विस्थापन उस पर निर्भर नहीं करता है। कुल पथ की लंबाई पर विस्थापन निर्भर नहीं करता। विस्थापन होता अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी। अब P से Q के बीच की न्यूनतम दूरी क्या ये A के रास्ते से होकर है या C के रास्ते से होकर है? तो आप कहेंगे नहीं भैया, A और C दोनों ही नहीं है। 2 बिंदुओं के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है वो हमेशा ही एक सरल रेखा होती है, और इनके बीच की जो सरल रेखा है वो कौन है? PQ सरल रेखा है जो B के रास्ते होकर जा रही। तो अर्थात ये बात समझ में आ गई कि PQ सरल रेखा होगी। अतः वृत्ताकार ये जो पूरा दिख रहा है वृत्ताकार बर्फीली सतह की कर देता हूं त्रिज्या, ये गिवन है कितना? 200 मीटर। 200 मीटर है, 200 मीटर है। तो क्या कह सकते हैं? व्यास बराबर, व्यास मतलब कौन? वही PQ। व्यास बराबर क्या होगा? 2 गुणे त्रिज्या। अब 2 गुणे त्रिज्या कर ही लिया है तो 2 गुणे 200 मीटर, भैया 200 मीटर कितना हो जाएगा? 400 मीटर। यानी इन सभी के द्वारा जो व्यास निकाला जाएगा, मतलब जो भी विस्थापन होगा वो कितना होगा? 400 मीटर। एक सरल रेखा होगी जो बराबर है किसके? तो इसको लिख देता हूं मैं, ये बराबर है मेरे कितने के? 400 मीटर। कैसे आए ये बात समझ में आ गई, क्योंकि विस्थापन को पथ से कोई लेना देना नहीं है, किस तरीके से चल के जा रहा है, कहां से चल के जा रही है, इससे कोई लेना देना नहीं है इसको। ठीक है ना, ये शॉर्टेस्ट पाथ से मतलब है। एक और क्वेश्चन है, किस लड़की के लिए यह वास्तव में स्केट किए गए पथ की लंबाई के बराबर है? किसके लिए ये जो स्केट किए गए पथ की लंबाई और ये जो कुल दूरी, ये दोनों बराबर हैं? तो अगर ये बात पता करनी है तो ये भी आसान काम है भाई। जो B, ऐसा लिख देता हूं, लड़की B एक सरल रेखीय पथ पर स्केट करती है, स्केट करती है, अर्थात क्या कह सकते हो भाई कि लड़की B
के लिए विस्थापन तथा दूरी समान है। इसके द्वारा जो विस्थापन का परिमाण है, विस्थापन का जो परिमाण है और जो दूरी है, ये दोनों ही कैसे होंगे? समान होंगे, क्योंकि यही अकेली है जो स्ट्रेट लाइन पे चल रही है। ठीक है ना? तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। अब आपको ये पूरी बात समझ में आ गई है। अब चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं, क्योंकि हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ एंड देखते हैं कि हमारे अगले क्वेश्चन में क्या है। ठीक, चलिए आता हूं मैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 9 में। तो 9th क्वेश्चन देखिए कुछ इसी तरीके का, इसमें भी वृत्ताकार पथ की बात हो रही है। तो क्या हो रहा है भाई कि कोई साइकिल सवार किसी वृत्तीय पार्क के केंद्र O से चलना शुरू करता है। ठीक है, कहां से चलना शुरू करता है भाई? O से चलना शुरू करता है तथा पार्क के किनारे P पर पहुंचता है। यहां से चला और P पर पहुंचा, O से चला और कहां पहुंच गया? P पर पहुंच गया। ठीक है, पुनः वह पार्क की परिधि के अनुदिश, मतलब पहले तो यहां से यहां तक चला, इसके बाद क्या हुआ भाई? तो P से Q तक ऐसा भी चला, ये O से P पहले चला, फिर P से Q भी चला। ठीक है, रास्ते जैसा कि चित्र 4.21 में दर्शाया गया है, केंद्र पर वापस आया। अच्छा, Q से फिर वापस आ गया, कहां? वो ऊपर ही वापस आ गया। ठीक है, पार्क की त्रिज्या 1 किलोमीटर है। ये जो रेडियस गिवन है ये 1 किलोमीटर की रेडियस है। ठीक है, यदि पूरे चक्कर में 10 मिनट लगते हैं तो साइकिल सवार का कुल विस्थापन, औसत वेग तथा औसत चाल ज्ञात करनी। तो भैया एक बात समझिए, सबसे आसान सा काम तो ये है, सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं गिवन डेटा दिया गया है। क्या दिया गया है भाई? तो दिया गया है सबसे फर्स्ट तो हमारा कि भैया इस वृत्ताकार पार्क की जो त्रिज्या है वह है 1 किलोमीटर। ठीक है, और समय गिवन है 10 मिनट। एक काम करता हूं, 60 से डिवाइड करके इसको आवर्स में बदल देता हूं। ठीक है, इतने घंटे हमको गिवन, 60 से डिवाइड कर देंगे 10 मिनट को तो घंटे में बदल जाएगा। अच्छा, अब हमको निकालना है सबसे फर्स्ट ए। क्या कह रहे भाई? कुल विस्थापन बताइए। कुल विस्थापन क्या होता है भाई? तो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी को कहते हैं कुल विस्थापन। यहां पर कुल विस्थापन कितना होगा? कुल विस्थापन बराबर अंतिम बिंदु माइनस प्रारंभिक बिंदु, अंतिम बिंदु माइनस प्रारंभिक बिंदु। लेकिन मैं यहीं पर अगर लिखूं तो मैं लिख सकता हूं आपके लिए क्या भाई? किंतु साइकिल सवार, यही है ना, साइकिल सवारी है ना? ठीक, साइकिल सवार, ये जो साइकिल सवार है ओ से अपनी यात्रा प्रारंभ करता है और ओ पर ही समाप्त करता है। साइकिल सवार ओ से अपनी यात्रा प्रारंभ कर वापस ओ पर ही समाप्त करता है। अतः अंतिम तथा प्रारंभिक बिंदु कैसा है? समान है। अंतिम तथा प्रारंभिक बिंदु समान है। तो मैं क्या लिख सकता हूं? अतः कुल विस्थापन कितना आएगा? कुल विस्थापन जो होगा वो हो जाएगा 0। कुल विस्थापन कितना? 0। जहां से चला वहीं आ गया तो कितना विस्थापन होगा? 0 विस्थापन हो गया भाई, 0 विस्थापन। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए, तो आप चाहें तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। मैं यहां बढ़ता हूं अपने अगले क्वेश्चन औसत वेग की तरफ। अच्छा, औसत वेग की अगर मैं बात करता हूं तो जरा देखिए, मैं इसको हटा रहा हूं बस, कंडीशंस मतलब जो रीजन लिखा था इसको मैंने हटा दिया। कुल विस्थापन आपको 0 मिल चुका है तो मैं यहां पर लिख देता हूं कुल विस्थापन कितना आ चुका था? 0। बी का आंसर करता हूं तो बी कह रहे भाई औसत वेग। क्या कह रहे हैं? औसत वेग। अब औसत वेग कितना होगा भाई? तो औसत वेग का मतलब सिंपल सॉर्टेड से बात है कि विस्थापन बटा में समय अंतराल। क्या है ये? विस्थापन
बटा में समय अंतराल। अभी आपने क्या प्राप्त किया भाई? विस्थापन आपने प्राप्त किया 0, समय अंतराल आपने प्राप्त किया 10 बटा में 60। अब कुछ भी हो, 0 अपॉन समथिंग, दैट मीन्स व्हाट? इट्स 0 किलोमीटर पर आवर। खत्म। कितना मिला? 0 मिला। यानी इस कंडीशन में औसत वेग 0 है और इसका जो विस्थापन है वो भी कितना है? वो भी 0। ठीक है, चलिए यहां तक की बात और आपको समझ में आ गई होगी। मैं बढ़ता हूं इसके सी सेगमेंट में कि औसत चाल क्या होगी। तो भाई एक बात समझिए, विस्थापन 0 हो सकता है, कभी भी दूरी नहीं। और औसत चाल क्या होता है भाई? तो औसत चाल होता है कुल तय की गई दूरी बटा में समय अंतराल। क्या कहते हैं? कुल तय की गई दूरी बटा में समय अंतराल। तो जब इसको निकालेंगे तो थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। आपने अगर इसको नोट डाउन कर लिया तो मैं हटा रहा हूं। देखिए सिंपल सी बात है, सी का आंसर करने वाला हूं मैं, औसत चाल। तो औसत चाल जैसा कि मैं कह रहा हूं, कुल दूरी बटा में समय अंतराल। अब देखिए कुल दूरी पे पहले तो काम करें। कुल दूरी कितना है? तो भैया ओपी प्लस पी क्यू आर्क प्लस क्यू ओ। मैं क्या बोल रहा हूं? यहां से ओ से पी गए, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन मतलब त्रिज्या के बराबर हो जाएगी। पी से क्यू गए मतलब ये कौन है भाई? ये एक आर्क है, ठीक है ना। और ये कितना हो गया भाई? तो ओ क्यू। अच्छा, यहां पे पी क्यू की अगर मैं बात करूं सिर्फ और सिर्फ किसके? पी क्यू की, तो पी क्यू है कितना? ये पूरा का पूरा एक क्या है? वृत्त। ये पूरा का पूरा वृत्त है। वृत्त का ये कितना हिस्सा है? तो 1/4 हिस्सा है। यानी वृत्त की परिधि का जो 1/4 होगा, वृत्त की परिधि का जो 1/4 होगा, इसी को कहूंगा मैं, क्या कहूंगा भाई? तो इसी को मैं कहूंगा कि ये है हमारा पी क्यू। तो ओपी का मतलब, ओपी का क्या मतलब है भाई? तो ओपी का मतलब है हमारा, क्वेश्चन में गिवन है हमारी त्रिज्या 1 किलोमीटर, तो ओपी मतलब 1 किलोमीटर। पीक्यू का क्या मतलब है? तो वृत्त की परिधि होती है कितनी? 2 पाई आर। तो मैं ऐसा लिख सकता, अच्छा अलग से निकाल देता हूं। देखिए पीक्यू सिर्फ निकालना है, तो वृत्त की परिधि होती है कितनी? 2 पाई आर। इसका क्या करना है? तो इसका करना था 1/4। तो इसको निकाल दे रहा हूं मैं अलग से ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। 1/2 इंटू पाई मतलब 3.14 और आर का मतलब कितना दिया है? 1 किलोमीटर। तो रख देता हूं 1, मतलब ये कितना मिल गया? 314 बटा में 2, यानी 314 यानी कि 157 होना चाहिए मेरे हिसाब से। काट लीजिए, 2 से काटेंगे, एक बार में जाएगा, ठीक है ना। दशमलव आ गया, 11, 5, 7, ठीक। तो PQ की जो वैल्यू अपन ने अलग से निकाली वो निकाली 1.57, ठीक है ना, ये 1.57, ठीक है। अब रखिए, तो यहां पर PQ लिख दूंगा 1.57 प्लस ये हो गया 1, ये कितना हो गया टोटल? 3.57। कितना हुआ? 3.57। अच्छा, इस सब के अपॉन में कौन चल रहा है भाई? तो समय अंतराल। समय अंतराल कितना है? 10/60। इसके भी अपॉन में लिखते चल रहा हूं मैं 10/60। इसके भी अपॉन में आएगा तो अभी वही आएगा ना 10/60। समय अंतराल तो लिखना ही पड़ेगा भाई। तो अब कितना बन गया? 3.57 इंटू 60 गया ऊपर और नीचे आ गया कौन? 10। तो 1 0 से तो 1 0 ऐसे ही खत्म हो गया। बचा क्या? गुणा कर दीजिए। तो 7 42, 4, 6 5 30 और 4 34, 3 और 6 3 18, 18 और 3 21, 2 के बाद में दशमलव मतलब 21.42। क्या कह रहे हैं कि औसत चाल कितना होगा? 21.42 मीटर प्रति सेकंड चाल है ना, तो क्या होगा? 21.42 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलेगा। इसमें ट्विस्टिंग या थोड़ा सा सोचने की कौन सी बात थी? तो बस यही था भाई, ये PQ कैसे निकालेंगे, और कुछ भी नहीं था। इस क्वेश्चन में इतना दम नहीं था, ये PQ कैसे निकालेंगे यही मेजर थिंग थी। ये अगर बन गई तो पूरे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं रखा था। चलिए, आई होप कि आपको ये बात समझ में आई है। मतलब क्वेश्चन नंबर A, B, C 9th के तीनों ही आपको समझ में आ चुके हैं। तो मैं बढ़ना चाहता हूं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10th की तरफ, ठीक है। आइए देखते हैं 10th में क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अच्छा क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहे हैं
किसी खुले मैदान में कोई मोटर चालक एक ऐसा रास्ता अपनाता है, अब खुला ग्राउंड है भाई, जैसे मर्जी पड़ा है वैसे चलो, क्या कि जो प्रत्येक 500 मीटर के बाद उसके बाईं ओर 60 डिग्री के कोण पर मुड़ जाता है। अच्छा, किसी दिए गए मोड़ से शुरू होकर मोटर चालक के तीसरे, छठे और आठवें मोड़ पर विस्थापन बताइए। प्रत्येक स्थिति में मोटर चालक द्वारा इन मोड़ों पर तय की गई कुल पथ की लंबाई के साथ साथ विस्थापन के परिमाण की तुलना कीजिए। यह कह रहा है कुल लंबाई, हर जगह पे यही बताना, कुल लंबाई बटा में विस्थापन, इसका रेशियो है ना, ये कितना होगा। तो भाई इसको कैलकुलेट करने के लिए थोड़ी सी मेहनत लगेगी। क्या मेहनत लगेगी भाई? तो सबसे फर्स्ट तो हम बना लेते हैं एक षटभुज, ताकि हम इसके अकॉर्डिंगली काम कर सकें। तो देखिए मैं एक षटभुज ड्रॉ कर देता हूं। क्या कह रहा है कि हर एक 500 मीटर के बाद क्या कह रहा है, 60 डिग्री पे मुड़ जा रहा है। अच्छा चलो ठीक है, दोबारा से बनाता हूं मैं। ये एक सिंगल पाथ पे चला और यहां पहुंचने के बाद ये 60 डिग्री पे मुड़ गया। ठीक है, एक सेकेंड और थोड़ा सा, इससे 60 डिग्री मुड़ाता हूं मैं, इससे मुड़ा ये 60 डिग्री, फिर यहां से ये 60 डिग्री। कितनी भुजाएं होंगी भाई? 3। इधर भी बना लेते हैं ऐसी, ये बनेगी एक, ये बनेगी इसकी दूसरी भुजा, और यहां पर ये बन जाएगी तीसरी भुजा। कुछ इस तरीके से बन गया। अच्छा, ये समषष्टभुज है, मतलब 6 की 6 भुजाएं कैसी हैं? बराबर है। यानी ऐसा कहना चाह रहा हूं कि ये जो है ये 500 मीटर चला, 500 मीटर चलने के जस्ट बाद ये 500 मीटर चला, और 500 मीटर जस्ट चलने के बाद क्या हुआ, तो यहां पर ये 60 डिग्री का कोण बनाते हुए इधर मुड़ गया। मतलब ये एक पॉइंट ए से स्टार्ट हुआ, ये बी से यहां मुड़ गए, फिर ये सी पर पहुंचे, डी पर पहुंचे, ई पर पहुंचे, एफ पर पहुंचे। ये इतने कॉर्नर्स बने होंगे, और ये इस तरीके से चल रहा है। भाई खुले ग्राउंड में चलना था, वो इस तरीके से चल रहा है, हर एक 500 मीटर पर मुड़ रहा है। अब क्वेश्चन में कह रहे हैं तीसरे, छठे और आठवें मोड़ पर विस्थापन बताना। तीसरे, यहां पे लिख देता हूं मैं अपने नॉलेज के लिए, तीसरे, छठे और आठवें। तो सबसे फर्स्ट तो मैं काम करता हूं तीसरे मोड़ पर। किस पे बात कर लूं भाई? तीसरे मोड़ पर। तीसरे मोड़ पर मतलब क्या? ए से चला, बी से पहला मोड़, सी दूसरा, डी तीसरा। तीसरे मोड़ पर कार सवार बिंदु डी पर होगा। कहां होगा? बिंदु डी पर होगा। पक्का है बिंदु डी पर ही होगा। ठीक है, ये पहुंच चुका है यहां पे। अब एक आराम से पॉइंट देखिए, क्या देखना था आपको। तो ये देखिए ना, ये पहला मोड़ बी पर है, दूसरा मोड़ सी पर, और तीसरा मोड़ जो मुड़ेगा वो डी पर ही मुड़ा है। अब मुझे यहां पर निकालना है क्या? तो मुझे निकालना है कुल दूरी और विस्थापन। तो सबसे पहले ए से डी की कुल दूरी कितनी होगी भाई? ए से सी की, ए से डी की कुल दूरी, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, ये प्लस ये। ठीक, तो क्या लिखूं मैं? ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी। अब मुझे कहा गया कि समषटभुज है, 500 मीटर की सभी है, तो लग दीजिए यहां पर ये भी 500 मीटर का हो गया, और ये भी 500 मीटर का हो गया, और ये भी 500 मीटर का, यानी 5 से 3 बार में करेंगे 1500 मीटर की होगी। अब क्या काम करना भैया? तो अब कह रहे हैं कि विस्थापन और निकालिए। तो देखिए, कार सवार की बिंदु डी पर ए से कुल विस्थापन, ए से कुल विस्थापन कितना होगा भाई? तो देखिए, षटकोण की समषटकोण,
समषटकोण से। समषटकोण की एक प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण हम ये कहते हैं कि ये जो AD है ये ट्वाइस ऑफ होगा किसके, AB के। ये जो AD जो डायगोनल है ये ट्वाइस ऑफ होगा किसके, AB के, जो एक साइड है, एक भुजा है। ध्यान रखिए कि सिर्फ समषटकोण में हो सकता है। तो ये कितना आ जाएगा भाई, ट्वाइस ऑफ AB, मतलब AB का मतलब है 500। तो ये कितना मिल गया, ये मिल गया मुझे 1000 मीटर। सवाल में क्या मांगा गया, तो सवाल में मांगा गया था कुल लंबाई बटा में विस्थापन। तो फर्स्ट कंडीशन में अतः कुल लंबाई बटा में विस्थापन, कुल लंबाई बटा में विस्थापन, इसका रेशियो निकालना है। कितना आएगा इसका रेशियो, तो कुल लंबाई जो दिख रही है 1500 की और नीचे ये 1000, ये 20 से 20 कैंसिल हो गया। अब अगर 5 से काटे तो 3/2, मतलब कितना रेशियो है, 3:2। किस रेशियो में, 3:2 में है तीसरे मोड पर। ठीक है, आई होप कि पूरी बात समझ में आई है आपको। मैं बात करूंगा अब जरा अगले क्वेश्चन की, इसकी जहां पे कह रहे छठवें मोड पे। छठवां मोड का मतलब देखिए ABCDEF, ये छठवां मोड, ये मुड़ गए, है ना। कहां पहुंच गए, ए से पहला मोड, एक पहला मोड, दूसरा मोड, तीसरा मोड, चौथा मोड, पांचवा मोड और छठवां। छठवां मतलब वापस कहां पहुंच गए वापस ए पे। ठीक है, तो दूसरा जो क्वेश्चन है इसके अंदर, उसके अकॉर्डिंगली लिख सकते हैं छठवें मोड़ पर क्या होगा। छठवें मोड़ पे भाई, तो छठवें मोड़ पर लिख सकते हैं कार सवार। ठीक है, कार सवार कहां पहुंचेगा, वापस अपनी जगह पे। कार सवार अपने प्रारंभिक बिंदु पर, अपने प्रारंभिक बिंदु ए पर ही पहुंच जाता है। अर्थात इस कंडीशन में अगर मैं बात करूं, अर्थात कुल विस्थापन शून्य, विस्थापन कुल कितना हो गया, शून्य, और कुल दूरी कितनी हो गई, तो कुल दूरी जो होगी, ठीक है, कुल जो दूरी होगी वो दूरी कितनी हो जाएगी भाई, तो दूरी हो जाएगी 6 इंटू एक साइड 500 500 500 500, 6 बार चला ना, तो कितना हो गया भाई, 6 गुणे 500 कितना हो गया, 6 पंजे 30, 00 30,000 मीटर। कितना हो गया, 30,000 मीटर। इसका अगर औसत निकालेंगे तो क्या औसत निकलेगा भाई, तो 30,000 अपॉन 0 क्या निकलेगा इसका औसत, या जो कह रहा है भाई अगर मुझे रेशियो निकालना है, ठीक है, अनुपात भाई, औसत नहीं, अनुपात, अनुपात कुल लंबाई बटा में विस्थापन। अब जहां से चले तो वहीं आ गए थे, तो विस्थापन 0 हो गया और ये हो गया 3,000, खत्म। ठीक है, यहां तक मैं आई थिंक कोई भी समस्या नहीं है, बहुत ही आसान से क्वेश्चन है। अगला जो पॉइंट कह रहा है वो कह रहा है छठवें पे, कहां पे, छठवां के बाद 8वें पे। 8वां कहने का मतलब क्या होता है, तो देखिए ABCDE, छठवां ये हो गया था, तो ये 7वां है और ये 8वां है, मतलब C पर पहुंच जाएगा। आइए, तो पहले तो मैं इसको हटा देता हूं, अगर आपने कर लिया हो तो इसको मैं हटाता हूं। चलिए लास्ट वाले को और कर लेते हैं, है ना, आखिरी वाला और हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास में अब बचा है कौन सा, तीसरा केस। तीसरा केस था कब, 8वें पर। ठीक है, 8वें
मोड़ पर। कहां पहुंचना है? 8वें मोड़ पे पहुंचना है। 8वें मोड़ पर कार सवार सी बिंदु पर होगा। कहां होगा भाई? सी बिंदु पर पहुंच जाएगा। जब वो सी बिंदु पर पहुंच गया है तब मुझे दूरी और विस्थापन निकालनी हो तो देखिए, इस कंडीशन में दूरी कितनी दिख रही है भाई? तो ए बी प्लस बी सी दैट इज इक्वल्स टू 500 प्लस 500 मतलब 1000 मीटर। लेकिन यहां पर अब मुझे बात करनी है किसकी? विस्थापन की। विस्थापन एसी, ये एसी बतानी है। अच्छा, आपको क्या दिख रहा है भाई? ए बी एक भुजा है, बी सी एक भुजा है, तो रिजल्टेंट जो भुजा होगी ए सी, वो त्रिभुज की तीसरी भुजा होगी। रिजल्टेंट जो होगी ये एसी होगी क्या? त्रिभुज की तीसरी भुजा। अब त्रिभुज के योग के नियम से विस्थापन एसी के लिए, इसके लिए जरा मैं कुछ काम करता हूं। क्या काम करूंगा भाई? तो मैं लिखता हूं त्रिभुज के योग के नियम से, त्रिभुज के योग के नियम से क्या भैया? तो AC इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, क्या दिखता है भाई? तो मुझे दिखता है AB का जो होगा स्क्वायर प्लस जो होगा BC का स्क्वायर प्लस 2AB इंटू BC इंटू कॉस, बाहर वाला ही कोण लेते, और बाहर वाला कोण कितना है? 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री। अब बताइए भैया, अंडर रूट ऑफ AB का स्क्वायर मतलब कितना? 500 का स्क्वायर। BC का स्क्वायर का मतलब क्या है? ये भी है 500 का स्क्वायर। और इसके बाद हमसे कहा जा रहा है कि 2AB प्लस 2AB BC मतलब 2 इंटू 500 इंटू 500 इंटू cos 60 is same as the sin 30। sin 30 कितना होता है? 1/2। ये निकल गया भाई। अब इसको हम कर लेते हैं कैलकुलेट, ठीक है, एंड हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। यहां पे तो सबसे पहले इस 2 से इस 2 को काट दीजिए। ये कट गया तो एक काम करता हूं, अंडर रूट ऑफ, आप जरा देखिए 500 का स्क्वायर 500 का स्क्वायर, ये भी 500 का स्क्वायर ही हो जाएगा ना। ये 500 का स्क्वायर प्लस 500 का स्क्वायर प्लस 500 का स्क्वायर, इनको कॉमन कर दीजिए तो अंडर रूट ऑफ 500 का स्क्वायर हो गया कॉमन। अंदर क्या बचा? 1 प्लस 1 प्लस 1 मतलब कितना बचा? 500 बाहर आ गया, अंडर रूट ऑफ 3, 500 अंडर रूट ऑफ 3। ये क्या बचा भाई? तो ये बचा हमारा विस्थापन। और दूरी कितनी आई थी? तो दूरी आई थी 1000 मीटर। अगर इसके लिए अनुपात की मैं अगर बोलूं तो कितना होगा इसका अनुपात? तो भैया इसका अनुपात इधर को फंसा देते हैं, ये तो 0 हो गया था। इसके अनुपात की अगर मैं बात करता हूं तो इस कंडीशन में अनुपात सिंपल है। कितना? दूरी कितना है? 1000, और ये कितना है? 500√3। 500 से 2 बार में कैंसिल, यानी 2/√3, यानी कह सकता हूं कि 2/√3 कितना हो जाएगा? 2/√3। अच्छा, अगर मान लीजिए आपको यहां पर लंबाई बटा में विस्थापन मांगा है तो ये क्या? विस्थापन बटा में लंबाई मांगता तो क्या करते? ये जस्ट रिवर्स हो जाता, 2/3 हो जाता है ना। ये 0 का 0 ही रहता, और इसके केस में करते तो √3/2 हो जाता। ठीक है ना, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भैया नॉर्मली आपको कहां पे किसके रेशियो पूछ रहा है वो देखिए। वैल्यूज कैसे कैलकुलेट करते हैं, मेन मुद्दा इसके अंदर ये था। अगर वैल्यूज कैलकुलेट करना आ गया तो बहुत ही आसान है। चलिए, तो अगर यहां तक की बातें समझ में आ गई हैं, ठीक है, तो मैं बढ़ना चाहूंगा अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। एंड जो मेरा अगला क्वेश्चन है वो देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर 11। कोई यात्री किसी नए शहर में आया है, ठीक है भैया, आ गया, और वह स्टेशन से सीधी सड़क पर किसी होटल तक जो कि 10 किलोमीटर दूर है एक्चुअल में जाना चाहता है, बट कोई बेईमान टैक्सी चालक 23 किलोमीटर चक्करदार रास्ते से उसे लेकर जाता है और 28 मिनट में होटल में पहुंचाता है। अब भैया क्या समझे इसका मतलब? तो इसका मतलब हम ये समझे कि भैया टैक्सी वाला ईमानदार नहीं था, तो कही तो रहा है बेईमान था। क्या किया? देखिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है।
यहां पे कह रहे हैं ए से इस बी पॉइंट की जो दूरी थी वो थी कितनी, 10 किलोमीटर। लेकिन टैक्सी चालक ने भैया यूं ऐसा ये है, ये इधर से और घुमाते हो, ये यहां पहुंचा दिया। कुल कितना चला दिया भैया, 23 किलोमीटर। क्यों चला? कस्टमर मिला भैया, एक मुश्किल से कमा लो जितना कमा सकते हो। 23 किलोमीटर चलाएगा तो 23 किलोमीटर के हिसाब से पैसे भी तो मिलेंगे ना, तो उसने ऐसा चला दिया। चलो भैया ये जो ये आड़ा टेढ़ा चला चुलो करके ले गया ऑटो टैक्सी वाला, ये भैया कुल 23 किलोमीटर चला दिया। लेकिन टाइम कंजम्पशन कितना हुआ, तो टाइम हमको गिवन है कि इस पूरे में 28 मिनट लगे थे। 28 बटा में 60 कर दूं तो ये आवर्स में बदल जाएगा। 28 बटा में 60 कर दूं तो ये कितने बदल जाएगा, ये आवर्स में बदल जाएगा, घंटे में बदल जाएगा। तो ये टाइम गिवन है, ये 23 किलोमीटर, ये क्या है भाई, तो ये अल्टीमेटली कह लो तो दूरी हो गया। और ये 10 किलोमीटर जो गिवन है, ये क्या गिवन है भाई, तो ये गिवन है विस्थापन। ठीक है ना। अच्छा भाई, अब क्या कहने, टैक्सी की औसत चाल और औसत वेग का परिणाम क्या होगा, क्या वो दोनों बराबर होंगे? आइए चलिए हम एक बात करते हैं। ए, सबसे पहले तो मैं बात करूंगा किसकी, औसत चाल की। तो औसत चाल क्या होता है भाई, औसत चाल जो होता है कुल तय की गई दूरी बटा में समय अंतराल। क्या होता है, कुल तय की गई दूरी बटा में समय अंतराल। अच्छा, कुल दूरी लिख देता हूं सिर्फ, कुल दूरी बटा में समय अंतराल। अच्छा, कुल दूरी बटा में समय अंतराल जब मुझे निकालना है तो देखिए कुल दूरी कितनी, तो कुल दूरी ये पूरा चल के गया था 23 किलोमीटर, और समय अंतराल कितना लगा भैया, तो इसको लगा 28, सॉरी कुछ गलत लिखा है मैंने कुछ नहीं, ठीक है 28 मिनट, ये सही है 28 मिनट। 28 बटा में 60 मतलब 23 बटा में 28 गुणे 60, ये आ गया हमारा क्या, ये आ गया हमारा औसत चाल। कुछ कैंसिल वैंसिल होगा तो देख लेते, काट पीट लेते भाई। ये 14 दूनी 28 और 30 दूनी 60, 7 से और कैंसिल कर देता हूं तो 2 बार में ये कितना हो जाएगा, 2 से 7 बार में, और ये 15 बार में। अब तो नहीं हो रहा, मतलब 23 गुणे 15 बटा में 7। 7 से इसको जरूर काट देता हूं मैं, 7 से अगर इसको काटूंगा तो कितना हो जाएगा भाई, तो 7 तरीके 21 मतलब ऊपर से बचा 2, 20 होगा, यानी 7 दूनी 14। अगर इसको गुणा कर दूं तो 15 दूना 30, 15 दूना 30 और 15 तिया 45 और 3 48, मतलब अप्रोक्सीमेटली 48 किलोमीटर पर आवर। 48 किलोमीटर पर आवर ये निकला औसत चाल। अप्रोक्स क्यों कह रहा हूं भाई, क्योंकि ये 7 से 23 को मैंने पूर्णतः नहीं कटाया था, छोड़ दिया है बीच में ही, ठीक है ना, इसलिए अप्रोक्स कह रहा हूं। अब बी पार्ट में क्या कह रहा है भाई, तो ये बी पोर्शन में कह रहे हैं औसत वेग का परिणाम कितना होगा। औसत वेग निकालना है, डायरेक्शन नहीं निकालनी है, परिमाण सिर्फ। तो औसत वेग तो कहता है भैया विस्थापन बटा में समय अंतराल। ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं विस्थापन बटा में समय अंतराल। अब भैया चल करके तो उसको 10 किलोमीटर ही जाना था ना, विस्थापन तो 10 किलोमीटर का ही हुआ, तो विस्थापन हो गया भैया 10 किलोमीटर, और जो इसकी पूरी समय अंतराल है वो कितना, 28 बटा 60। फाइनली अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो 10 बटा में 28 गुणे हो गया 60, यानी 600 को करना है 28 से डिवाइड। छोटा कर लेता हूं ताकि आसान बन जाए, तो भैया इसको कर देता हूं, है ना। अगर इसको 4 से करूं तो 7 चौक 28, और इसको करूं तो 15 चौके 60, यही आएगा 15 बटा में 7 ऊपर आया था। ये कितना हो गया, ये हो गया 150 बटा में 7। 7 से काटूंगा 2 बार में 14, एक 10 बचा, यानी एक 30 बचा, यानी 7 चौक 28, यानी ये जो निकलेगा ये निकला 21.4 किलोमीटर पर आवर। औसत वेग है 21.4 किलोमीटर पर आवर की, लेकिन औसत चाल जो है वो कितना है, 48 किलोमीटर प्रति घंटे की। औसत चाल 48 किलोमीटर प्रति घंटे, क्योंकि औसत चाल के लिए जब बात करेंगे तो कुल दूरी पर निर्भर करता है। टोटल वो जैसे जैसे ऐसे घुमाता फिराता से लेकर तो सब पे निर्भर कर रहा है। तो भैया वास्तव में जो टैक्सी ड्राइवर ने
विजुअलाइज कराया उस नए यात्री को, या फिर टैक्सी ड्राइवर ने जितने का फ्यूल खर्च किया, वो तो कंप्लीटली औसत चाल से ही पता चलेगी, है ना, औसत वेग से नहीं। क्योंकि औसत वेग का सिर्फ ये पता कर सकते कि अरे यार, यात्री जब गया होगा, होटल में रुका होगा, फिर उसने क्या किया होगा, गूगल किया होगा, तो उसको पता लगा अरे यार 10 किलोमीटर ही तो लेकर के आया ही, तब उसको पता चल रहा होगा कि यार औसत वेग मतलब मेरे को 28 मिनट, है ना, 28 मिनट लग गए यार 10 किलोमीटर ही चलने में, यानी किस किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो चल के आ रहा था। ठीक है, चलिए, कुल मिलाकर के बात समझ में आ गई कि भैया ये कह रहे क्या वो बराबर है, तो कह देंगे नहीं, नहीं, औसत चाल तथा औसत वेग बराबर नहीं है। ये दोनों बराबर नहीं है। क्यों नहीं है बराबर? क्योंकि भाई विस्थापन कम है दूरी से, दूरी ज्यादा है, विस्थापन कम है, तो ऑब्वियसली ये बराबर नहीं हो सकते। ठीक है ना, चलिए, तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट रखिए, क्योंकि हम बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर, है ना। रखिए भैया स्क्रीनशॉट। चलो 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 बढ़ते हैं भैया अपने क्वेश्चन नंबर 12 पे। 12 में कह रहे वर्षा का पानी, अच्छा वर्षा का पानी, अच्छा बारिश वाला क्या यार वो वर्षा वाला, चलो भैया देखते हैं, पढ़ते हैं क्या है। वर्षा का पानी 30 मीटर पर सेकेंड की चाल से ऊर्ध्वाधर नीचे गिरा, बारिश वाला भाई, है ना, रेनी सीजन वाला। ठीक है, और कोई महिला उत्तर से दक्षिण की ओर 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से साइकिल चला रही है। बारिश में क्यों चला रही है यार? उसे अपना छाता किस दिशा में रखना चाहिए? और लो, एक तो भैया इनको साइकिल चलानी है, ऊपर से क्या करना है, छतरी लगा के चलानी है। लो चलो ठीक है भैया, जब चला ही रही है तो क्या कर सकते हैं यार, अपने को तो सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। चलो, कह रहे क्या, उत्तर से दक्षिण की ओर, है ना, ऊपर से नीचे बनाऊंगा उत्तर दक्षिण तो थोड़ा सा अकवर्ड लगेगा, मतलब आपको समझना थोड़ा सा टिपिकल होगा। मैं लेफ्ट टू राइट बना लूं, चलेगा। वैसे कायदे से आप कहोगे तो कहोगे कि भैया साउथ तो ये होता है, नॉर्थ ये होता है, मतलब उत्तर ये होता है, दक्षिण ये होता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं बनाऊंगा। मैं थोड़ा सा चेंज करूं, मैं ईस्ट वेस्ट की जगह पे इसको रख देता हूं। मैं कहता हूं कि इधर साइड में है हमारा उत्तर से दक्षिण, इसको उत्तर कह देता हूं, इसको नॉर्थ कह देता हूं, इसको साउथ कह देता हूं। भैया ये हो गया दक्षिण और ये हो गया उत्तर। आप बोलोगे अच्छा तो ऐसा करने से क्या फर्क पड़ गया? तो फर्क ये पड़ गया कि भैया बारिश की बूंदें ऊपर से नीचे आएंगी, नहीं तो उस समय क्या होती, अगर आप कन्वेंशनल डायरेक्शन बना लोगे तो देखो ना, ये नॉर्थ और ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। अब कहूंगा मैं बारिश की बूंदें, तो पता लगेगा कि नॉर्थ से ही बारिश की बूंदें गिर रही हैं, तो इसलिए नहीं बना रहा हूं मैं इसको, है ना। अभी ये जो दिख रहा है आपको नॉर्थ से साउथ, मतलब इधर से इधर की तरफ ये महिला आ रही है, ठीक है, इधर से चल करके इधर की तरफ साइकिल से चल के आ रही है, और जो बारिश हो रही है ना, 30 मीटर प्रति सेकंड से ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ, मतलब हवा नहीं बह रहा है भाई, सीधे बारिश की बूंद जो है वो सीधे की सीधे नीचे की तरफ बह रही, मतलब गिर रही है। ठीक है, तो देखिए मैं ऐसा कह लूं क्या, वेलोसिटी ऑफ जो रेन है, आर से लिख देता हूं, वर्षा की बूंद का वेग, वी आर से डिनोट कर रहा हूं, इसको लिखता हूं मैं 30 मीटर पर सेकेंड गिवन है। इसके बाद कह रहे हैं कोई महिला उत्तर से दक्षिण को 10 मीटर पर सेकेंड से आ रही, तो वी क्या लिख ले भाई, साइकिल से आ रही है ना, तो वी सी लिख लेते, साइकिल, महिला की साइकिल का वेग कितना भैया, इनका वेग तो ये 10 मीटर पर सेकेंड। चलो ठीक, उसने अपना छाता किस दिशा में रखना चाहिए, है ना, उसको अपना छाता किस दिशा में रखना चाहिए भाई? तो देखिए बहुत आसान सा काम है, उसका छतरी कहां रखे कि भैया बारिश से नहीं भीगे। तो इसके लिए आपको सिंपल सी बात समझिए, दो वेक्टर्स आपको दिख रहे हैं, एक सदिश आपको दिख रहा है इधर की तरफ, है ना, ये कौन है भाई, ये हमारा VC, और ये एक सदिश आपको नीचे की तरफ दिख रहा है, कौन सी सदिश है भैया, ये है हमारा VR। ठीक, तो मैं इसको इसी एरो पे बना लेता हूं ताकि ये थोड़ा सा आपको फिजिबल लगे। कैसा, ये जो नीचे की तरफ ये बारिश की बूंद आ रही है, ये है मेरा VR, और ये इधर की तरफ जो चलेगा ये चलेगा VC, ये ठीक है।
तो इसका रिजल्टेंट कहां होगा, जहां रिजल्टेंट होगा उधर ही इसको छतरी लगाना होगा। तो चलो भैया छतरी लगा ले ये इसके रिजल्टेंट पे। रिजल्टेंट मतलब वी आर कह देता हूं, रिजल्टेंट जहां छतरी लगाना। तो वी आर की वैल्यू कैसे निकालेंगे आप बताइए। वी आर की जो वैल्यू निकाली जाएगी अल्टीमेटली वो क्या होगी, तो हमको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि यहां से एक परपेंडिकुलर, अरे भाई यहां से एक लाइन ड्रॉ कीजिए, है ना। तो यहां पे ये जो लाइन जो ब्लू कलर से बना रहा हूं ये वीसी हो गया, और ये नीचे की तरफ जो काम कर रहा है वो वी आर हो गया, ठीक है। तो वी कैपिटल आर मतलब जो रिजल्टेंट है, जो परिणामी है, ये कैसे निकलेगा भाई, तो ये निकल जाएगा मेरा, ठीक है, वी सी अपॉन में वी आर। क्या हो जाएगा, वी सी अपॉन में वी आर। अब वी सी की वैल्यू कितनी है, इसको देख के कंफ्यूज तो नहीं हो रहे होंगे ना। ये रहा मेरा रिजल्टेंट वी आर, ठीक है, ये है रिजल्टेंट। अब ये वी सी नीचे बनाओ या ऊपर बनाओ, दोनों सेम ही वैल्यू होगी ना, एक ही डायरेक्शन में दिख रही है। तो ये वी सी कितना होगा भाई, तो वी सी की वैल्यू इन्होंने दे रखी है 10, और वी आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो वी आर की वैल्यू इन्होंने दे रखी है वी आर की वैल्यू दे रखी है 30, ठीक है। अच्छा ये होता है किसके बराबर है, तो भैया ये बराबर होता है हमारे tan थीटा के, जो इसका स्लोप, ये अल्टीमेटली इसका स्लोप ही तो निकाल रहे हो ना, ढाल, ये निकालो, ये थीटा, ये ढाल, यही तो होगा ना कि छतरी कितना सामने रखे। अबे चला रही है सामने से छतरी रखेगा, ऐसे पीछे छतरी रख करके चलेगी तो भैया वो बारिश की बूंदे उसको पूरा भिगा ही देंगी। तो छतरी तो हमेशा ऐसे आगे ही रख के चलनी है, मतलब ऐसा कह लूं कि यहां पे छतरी तो इसी तरीके से रख के चल रही होगी भाई, ऐसा मान लीजिए ये जो है ये है मेरी छतरी, छतरी तो आगे की तरफ होगी ना। तो ये छतरी कितना tan थीटा है, उसके स्लोप मतलब मैं लिख सकता हूं 1/3 इज इक्वल्स टू tan थीटा, ठीक है। अगर इसको लिखे ऐसे प्रॉपरली, tan थीटा को लेफ्ट में लिख के दिखाता हूं, देखिए tan थीटा इज इक्वल्स टू कितना हो गया 1/3, तो थीटा इक्वल्स टू कितना हो गया tan इनवर्स ऑफ 1/3। और ये tan थीटा में वैल्यू जो होती है ये तकरीबन 18 डिग्री 26 मिनट के आसपास की होती है, 18 डिग्री 26 मिनट के आसपास की ये वैल्यू होती है, ठीक है। तो इतने डिग्री पर, यानी छतरी को ऐसे 18.26 डिग्री पर सामने रख करके अगर वो साइकिलिंग करे तो वो महिला भींगने वाली नहीं है, है ना। वो साइकिल चलाती चली जाएगी, बारिश हो रही है, बारिश को ये रोक सकती है। आई होप कि इसमें भी कोई समस्या नहीं होगी, ये भी आपको इजीली आसानी से समझ में आया होगा। ये जो हमने वेक्टर्स जो पढ़ा था, क्योंकि मैंने कहा था ना कि ये जो एनसीईआरटी सॉल्यूशन है ये अल्टीमेटली मेरे सारे कॉन्सेप्ट्स को एक बार चेक करता है, एंड कोशिश होती है इसके जरिए कि भैया आपको जो भी चैप्टर के अंदर सिखाया जा रहा है उसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन आप सीख सके। तो रियली उन वेक्टर्स के क्या यूजेस है, क्यों वो वेक्टर्स हम पढ़ रहे थे, क्यों ये वेक्टर कंपोनेंट्स की बात करते हैं। एक्स वेक्टर एक एक्स एक्सिस में जाएगा, एक वाई एक्सिस में जाएगा, एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, क्यों कर रहे थे, इसके लिए कर रहे थे, ये देखिए। और ये आपको रियली समझ में भी आ रहा होगा कि भैया वो साइकिलिस्ट जब साइकिल चला के जा रहा होगा तो सामने की तरफ छतरी करके जाना होगा बचने के लिए, और उसका एंगल कितना होना चाहिए 18.26। चलिए आप इसका भी स्क्रीनशॉट रखिए क्योंकि मैं बढ़ने वाला हूं अपने क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। आइए भैया 13 में मेहनत करते हैं। यहां कह रहे कोई व्यक्ति स्थिर पानी में, पानी रुका हुआ है, 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तैर सकता है। अच्छा मतलब उसकी जो कैपेसिटी है वो है 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से तैर सकता है। तो भाई उसे 1 किलोमीटर चौड़ी नदी को पार करने में कितना समय लगेगा यदि 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्थिर चाल से नदी जो है वो बह रही है। अच्छा तो एक काम करते हैं, इसके लिए हम बनाते हैं कि ये क्वेश्चन कह रहा है कि जब वह नदी के दूसरे किनारे पर पहुंचता है तो वह नदी के बहाव की ओर कितनी दूर पहुंचेगा। एक सिंपल सी बात है ना, जरा समझ के देखिए, सोच के देखिए क्या सोचना है भाई। तो सोचना क्या है, ड्रॉ कर देते हैं। ये देखिए भैया अगर ये यहां से एक बिंदु से चलना शुरू करता है, मान लीजिए इस बिंदु को ओ कह देता हूं, इस ओ बिंदु से चलना शुरू करता है, अगर मान लीजिए पानी बह नहीं रहा होता तो ये कितना है भाई, तो इसकी लंबाई जो है ये 4 किलोमीटर की है, ठीक है। नहीं 4 नहीं है भैया, 1 कितना है, 1 किलोमीटर ये चौड़ी हो गई नदी। ये नदी जो है 1 किलोमीटर चौड़ी है, ये है नदी, ये बहता जल चलता चल, चलो ठीक है, ये हो गई हमारी चौड़ी नदी,
है ना। इसको पॉइंट ए पर मान लीजिए यहां पर पहुंचना था, कहां पहुंचना था भाई, इसको पहुंचाना था इस पॉइंट ए पर। लेकिन एक बात समझिए, मैं जब पानी में तैर रहा हूं तो नदी जितने से बह रही होगी उतना आगे भी तो बढ़ रहा हूंगा ना। मैं नो डाउट मैं ओ से ए की तरफ चल रहा हूं, लेकिन ये पानी ही इधर खिसक गया। इसको समझना थोड़ा सा ऐसा आसान हो जाएगा जैसे एस्केलेटर पे चढ़ते हैं ना। आप ये समझिए कि एस्केलेटर चल रहा, सीढ़ियां, वो चलने वाली सीढ़ियां ऊपर की तरफ चल रही है और मैं भी चलना शुरू कर दूं उसी पे, तो क्या होगा, मेरी दोनों की वेलोसिटीज ऐड होती है ना। उसी तरीके से आप जिस बेस पे खड़े हैं वो बेस क्या हो रहा है, लेफ्ट से राइट में जा रहा है, लेफ्ट से किधर जा रहा है, राइट में जा रहा है, और आपको आगे की तरफ भी बढ़ना है। तो भैया आप आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन हर क्षण आप दाहिने की तरफ भी खिसक रहे हैं। जैसे ही आप इस किनारे पे पहुंचेंगे आप पाएंगे कि आप यहां पहुंच चुके हैं, है ना। इसको मैं नाम दे देता हूं बी। जाना ए पर था लेकिन पहुंच कहां गया, बी पर। कारण क्या था, क्योंकि ये नदी भी एक कांस्टेंट 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। मतलब दिया क्या क्या है भाई, तो दिया गया है व्यक्ति की चाल कितना है भाई, 4 किलोमीटर पर आवर। नदी की चाल कितनी गिवन है भाई, तो नदी की चाल गिवन है हमको 3 किलोमीटर पर आवर। कुछ नेमिंग कर दो भैया इनको, थोड़ा अच्छा सा लगे। तो व्यक्ति को मैं कर देता हूं VM मैन, और रिवर को कर देता हूं VR, ठीक है। तो मुझे जो निकालना है वो निकालना है ए से बी की तरफ, मतलब ए से बी की दूरी मुझे निकालनी है। एक और चीज गिवन है, नदी की चौड़ाई गिवन है। नदी की चौड़ाई कितनी गिवन है भाई, तो नदी की चौड़ाई गिवन है 1 किलोमीटर। ये कौन है, OA। बहुत आसान है भाई, चलिए शुरू करते हैं इसको सॉल्व करना। ये देखिए, यहां से शुरू कर देता हूं। देखिए क्या करूं मैं, तो सबसे फर्स्ट तो मुझे एक बात समझ में आती है कि पहले इसकी चाल जो दी गई है उससे समय निकालता हूं। क्या बोल रहा हूं मैं, मान लीजिए ओ से ए में जाने में जितना समय लगेगा उस बंदे को, उतनी ही देरी तक तो इस पानी में झूल रहा होगा या तैर रहा होगा ना। उतनी देरी में ये 3 किलोमीटर के रेट से आगे की तरफ पानी बहा लेगी। भाई एक बात समझिए, मैं पानी में तैर रहा हूं और पानी दाहिने की तरफ चले तो मैं दाहिने भी तो बढ़ ही रहा हूं ना। कितनी देर, जितनी देर मुझे इस नदी को पार करने में लगेगा उतनी ही देर ना। मतलब क्या समझिएगा है, तो भैया इसको मैं लिख सकता हूं कि देखिए ओ से ए तक जाने में लगा समय, ओ से ए तक जाने में लगा समय, कितना ओ से ए तक जाने में समय लग रहा है, तो ओ से ए तक जाने में लगा समय बराबर, मुझे पता है भाई क्या, तो वेग बराबर होता है दूरी बटा में समय, या फिर चाल लिख लेता हूं, नहीं तो आपको आप गलत लिख रहे हो, लो भैया चाल लिख देता हूं, दूरी बटा में समय। मैं कहता हूं समय बता दो, तो आप क्या कहोगे, दूरी बटा में चाल। अल्टीमेटली क्या कहेंगे, समय बराबर क्या लिखिएगा, तो ये लिखिएगा यहां से दूरी बटा में चाल। अब भाई दूरी और चाल की जब मैं बात कर ही रहा हूं, तो समय t इज इक्वल टू, दूरी कितना है, तो दूरी कहोगे आप OA। चाल कितना है, तो चाल है व्यक्ति की VM, कितना है भाई OA की वैल्यू है 1 किलोमीटर, और चाल कितना है भैया इसका 4 किलोमीटर पर आवर। तो मतलब ये कितना हो गया, 1/4 आवर्स। ये पूरी यूनिट के साथ में अगर आप लिखेंगे तो OA जो है ये किलोमीटर में था, ये किलोमीटर पर आवर में था, अल्टीमेटली कितना बचा, 1/4 आवर्स। अब आपसे पूछा जा रहा है कि भैया AB बताइए, तो देखिए AB बराबर ये क्या है भाई, तो नदी द्वारा चला गया या चली गई 1/4 आवर्स में दूरी। भाई अब ऐसा समझिए, 1/4 घंटा में जितना नदी दाहिने बही होगी उतनी ही दूर राइट साइड शिफ्ट हो गया होगा वो आदमी। तो मतलब क्या निकालूं, AB बराबर, तो AB फिर से वही निकला क्या, दूरी बराबर, तो क्या होगा, चाल गुणे समय, दूरी बराबर नदी की चाल गुणे समय।
हो गया ना, कितना तो आसान था यार। नदी की चाल कितनी है? नदी की चाल आपको मैंने यहां लिखाई है, ये है भैया 3 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय कितना लग रहा है 1/4, कितना है 1/4, मतलब ये कितना निकलेगा 3/4, यानी 0 पॉइंट, अगर आप डेसिमल में निकालें तो कितना निकलेगा 0.30 हो गया। 7 चौक 28, 7 7 चौक 28, 2 20, 0.75 किलोमीटर, कितना है 0.75 किलोमीटर। ठीक, चलिए, तो यहां से अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि ये जो ए बी है, यानी वह नदी के बहाव की ओर कितनी दूर पहुंचेगा, तो वो नदी की बहाव की ओर 7.5 बहाव की ओर 0.75 किलोमीटर दूर पहुंचेगा। ठीक है, 0.75 किलोमीटर दूर पहुंच जाएगा। ठीक है भाई, चलिए, तो मतलब अल्टीमेटली यहां तक कि आपको बातें समझ में आई हैं, एंड अगर हम यहां तक समझ चुके हैं तो हम बढ़ेंगे थोड़ा सा आगे की तरफ। तो चलिए भाई, इसके स्क्रीनशॉट हो चुका होगा, तो हम ऐसा कहना चाह रहे हैं आपसे कि ये जो है क्वेश्चन नंबर 13 तक में हम फर्स्ट पार्ट को करते हैं यहीं पर बाइंड अप। मतलब इसके अभी और भी पार्ट्स आएंगे जहां पे क्वेश्चन नंबर 14 ऑनवर्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। छोटे छोटे टुकड़ों में हम आपके लिए सॉल्व कर रहे हैं ताकि आपके पास भी बराबर से समय अवेलेबल हो कि आप उन क्वेश्चंस को ट्राई कर सके। तो नेक्स्ट सेशन के लिए आप बिल्कुल प्रिपेयर हो जाइए, एंड एक बार आप ट्राई करके आइए 14 से लेकर के आगे तक के कुछ क्वेश्चंस को, ताकि हम उसको नेक्स्ट सेशन में देख सके। ठीक है भाई, तो इसी प्रकार से मैग्नेट ब्रेन्स के जरिए आप अपनी पूरी स्टडी कंप्लीट कर सकते हैं, चाहे आप जिस भी किसी गैजेट से पढ़ाई कर रहे हो, आप मोबाइल फोन से कर रहे हो, टैबलेट से कर रहे हो, या फिर लैपटॉप या डेस्कटॉप से कर रहे हो। आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं अपने यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, लेकिन क्लासेस आप अपने यूट्यूब के जरिए देखेंगे, बट आप हमसे जुड़ सकते हैं भाई फेसबुक के जरिए, इंस्टाग्राम के जरिए, हमारे पास ट्विटर एंड टेलीग्राम, इन सभी सेगमेंट्स के जरिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। एंड मैग्नेट ब्रेन्स जो आपके लिए लेकर के आता है, जो कोर्सेज ऑफर करता है, वो क्या है भाई? वो है सबसे फर्स्टली तो सीबीएसई हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि भैया ये सभी स्टेट बोर्ड्स के लिए भी कॉमन है, क्योंकि सभी स्टेट बोर्ड्स अल्टीमेटली जो कोर्सेस रन करती है वो क्या है भाई? एनसीईआरटी। तो ये पूरी क्लासेस एनसीईआरटी बेस्ड है, मतलब कह सकते हैं कि एनसीईआरटी हिंदी मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम में भी कंप्लीट सिलेबस मिलता है। साथ ही साथ अगर आप कोई स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन या फिर कुछ ऐसे एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं जैसे एनटीएससी ओलंपियाड, तो इसकी भी प्रिपरेशन यहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जाता है। साथ ही साथ अगर आप कोई एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करें जैसे सीयूईटी, आईआईटी जेईई, नीट, तो इसकी भी प्रिपरेशन मैग्नेट ब्रेन्स के जरिए कराई जाती है। साथ ही यूपी एंड बिहार बोर्ड के लिए तो एक्सक्लूसिव प्लेलिस्ट है भाई, आपके 2 ये स्टेट बोर्ड्स के लिए पूरे ही कोर्स कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। साथ ही अगर आप स्पोकन इंग्लिश या फिर कोई जॉब ओरिएंटेड एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए भाई हमारे पास अवेलेबल है बैंक एंड इंश्योरेंस, आरआरबी, एसएससी, यूपीएससी, सीएआईआईबी, जेएआईआईबी, कुल मिलाकर के आप जिस किसी भी सेगमेंट की तैयारी करते हैं, मैग्नेट ब्रेन्स हमेशा ही एक हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करता है, जिसके लिए कभी भी कोई बाय नाउ का ऑप्शन नहीं आता है, कोई कूपन कोड नहीं लगानी पड़ती भाई, सब कुछ आता है कैसा? 100% फ्री। मतलब मैग्नेट ब्रेन्स लेकर के आता है आपके लिए 100% फ्री क्वालिटी कंटेंट। तो बने रहिए हमारे साथ, हम मिल रहे हैं अपने अगले सेशन में इसी चैप्टर के, मतलब समतल में गति के क्वेश्चन नंबर 14 के आगे के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर